सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए आपको पता है सेल्स को मैनेज करना। सेल्स को मैनेज करने का मतलब कि वहाँ पे जो सेल्स फोर्स है, जो सेल्स ऑपरेशंस हैं, जो सेल्स टेक्निक्स हैं, उसको इंप्लीमेंट करना। ये सारी चीज़ें जब आप मैनेज करते हो तो वही चीज़ क्या कहलाता है, सेल्स मैनेजमेंट। और ये सारी चीज़ें क्यों मैनेज की जाती है, ताकि हम सेल्स टारगेट को अचीव कर सकें, जो हमारा सेल्स है उसको इंक्रीज कर सकें, और जो भी टारगेट है उसको हम अचीव कर सकें। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सेल्स फोर्स, यानी कि सेल्स पर्सन को रिक्रूट करना, कोऑर्डिनेटिंग सेल्स ऑपरेशन, जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स ऑपरेशंस होते हैं, प्रोस्पेक्ट करना, फिर प्री अप्रोच करना, प्रेजेंटेशन, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं उससे रिलेटेड वो सारे ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करना। एंड इम्प्लीमेंटिंग सेल्स टेक्निक्स, सेल्स टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करना, जो भी स्ट्रेटजीज आपने बनाई होंगी कि कैसे हम सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो सारी टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करना, जिससे कि बिजनेस जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे और जो सेल्स टारगेट्स है वो हम अचीव कर सके, बल्कि सरपास कर सके, यानी कि हम और ज़्यादा जो है सेल्स टारगेट से ज़्यादा जो है हम सेल्स को अचीव कर सकें। तो ये सेल्स मैनेजमेंट होता है। तो हम बात कर लें कि टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि ग्रुपिंग करना, ग्रुप करके उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को बताना कि ये आपकी पोजीशन है, ये आपकी पोजीशन है, ये आपकी अथॉरिटी होगी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसी तरीके से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या करते हैं, हम सेल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर सेलिंग और फॉर प्रोडक्ट दैट आर प्रोक्योर्ड बाय द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग। तो यहाँ पे देखिए, समझिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो प्रोडक्ट बना रही है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, किसके लिए? सेलिंग के लिए। तो एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आपका काम है इस गुड्स को, इस सर्विसेज को सेल करना, तो वो क्या होता है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। या फिर कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी और से प्रोडक्ट परचेज करता है, उसको रीसेल करता है, तो वो भी क्या कहलाएगा? वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जिनका मेन मोटिव क्या होता है कि गुड्स को, सर्विसेज को सेल करना है, तो वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो स्टील एंड कंडिफ है, इन्होंने इनको डिफाइन किया सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को, क्या कहा कि ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स striving jointly to reach some common goal and bearing informal as well as certain formal relation to each other। तो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोई आपका बॉस होगा, कोई आपका सबऑर्डिनेट होगा, कोई आपके साथ काम करते होंगे। तो इंडिविजुअल्स जो होते हैं, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, वो सब मिलकर एक जगह काम कर रहे होते हैं और उनका मेन मोटिव होता है कि जो गोल है उसको अचीव करें, यानी कि जो सेल्स है उसको बढ़ाएं, ठीक है। और उनके बीच में एक फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी होता है, तो उसी को क्या कहता है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्स मेन मोटिव उसका क्या हो, मेन गोल क्या हो, सेल्स को बढ़ाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो वही चीज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या हो गया? टू डिफाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहाँ पे हम पता चल सके कि कौन बॉस है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन कलीग है। तो डिफाइन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, किसकी क्या अथॉरिटीज है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड टू इंश्योर ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज आर परफॉर्म, यानी कि सभी जो नेसेसरी एक्टिविटीज हैं सेलिंग को लेकर वो परफॉर्म की जा रही हैं, इस चीज को इंश्योर करने के लिए भी जो है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है। ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन खुद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हो सकती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का एक कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है जिसका मेन काम क्या होता है कि वो सेल करता हो। तो द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज इनटू पोजीशंस एंड द चार्टिंग ऑफ रिलेशनशिप ऑफ पोजीशंस कॉजेज द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक द स्ट्रक्चरल फॉर्म। यानी कि जब आप जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो भी परफॉर्म की जाती हैं किसी भी फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप जब उसको एक्टिविटीज को ग्रुप करते हो और पोजीशंस को डिफाइन करते हो कि ये सेल्स मैनेजर होंगे, ये एरिया मैनेजर होंगे, ये फिनेंस मैनेजर होंगे, ये एचआर मैनेजर होंगे, तो ये सब जब करते हैं तो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म ले लेता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। तो तीन टाइप के होते हैं, लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल। ये तीन इंपॉर्टेंट टाइप के स्ट्रक्चर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या है। तो लाइन आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक सिस्टमेटिक 1 बाय 1 जो है टॉप से डाउन की तरफ जो है रिलेशनशिप अथॉरिटी जो है ट्रांसफर होती है। सबसे ऊपर जनरल मैनेजर है, फिर सेल्स मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर के अंदर बहुत अलग अलग जो है असिस्टेंट सेल्स मैनेजर होते हैं, फिर हर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के अंदर सेल्स पीपल होते हैं। सेल्स पीपल यानी कि सेल्स पर्सन जो डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। तो यही क्या होता है? लाइन, एक लाइन बनती है। दिस इज द ओल्डेस्ट टाइप यूज्ड इन स्मॉलर फर्म्स एंड इन फर्म्स वेयर देयर इज ए स्मॉल सेलिंग फोर्स। तो जहाँ पे कम सेलिंग फोर्स होता है, जो छोटे फर्म्स होते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे नॉर्मली जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है
वहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो सीधे आपको जो है रिपोर्ट करेंगे। ऑल एग्जीक्यूटिव हैव लाइन अथॉरिटी एंड ईच सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू वन हायर अप, यानी कि सारे सबऑर्डिनेट क्या होंगे, सिर्फ अपने एक सुपीरियर को ही रिस्पॉन्सिबल होंगे और उसका सुपीरियर अपने सुपीरियर से जो रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि एक लाइन बनती चली जाती है। ये नहीं होता कि आप जो है कई सारे लोगों को आप जो है रिपोर्ट करोगे कि मैं इनको भी रिपोर्ट करूंगा, मैं उनको भी रिपोर्ट करूंगा, मैं उनको भी रिपोर्ट करूंगा, नहीं, आपको सिर्फ एक ही को रिपोर्ट करना होगा जो आपका एक सुपीरियर होगा। तो ये लाइन हो जाती है। They have fixed responsibilities and sales personnel reports directly to the chief sales executive। तो यहाँ पे जो है जब सभी की एक फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनको जो है अपने चीफ सेल्स एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करना होता है, यानी कि अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करना होता है। तो ये लाइन अथॉरिटी कहलाती है। जनरल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर और सेल्स पीपल। तो सेल्स पीपल असिस्टेंट सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे जिस भी डिवीजन के होंगे, फिर वो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करेगा और सेल्स मैनेजर जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। तो ये एक लाइन फॉर्म होते हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे नॉर्मली छोटे फर्म्स में होता है। देन है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए लाइन तो होता ही है, साथ ही साथ स्टाफ और आ जाता है। स्टाफ क्या करता है, वो सपोर्ट करता है किसको, लाइन को। देखिए मेन एक्टिविटी जो परफॉर्म होती है वो लाइन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो लाइन में एम्प्लॉयज होते हैं वो एम्प्लॉयज परफॉर्म करते हैं। जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सपोर्ट करता है किसको, लाइन को। अब देखिए जैसे क्या होता है कि मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर हो गया, प्रमोशनल मैनेजर हो गया, कस्टमर सर्विस मैनेजर हो गया, तो ये क्या है, ये स्टाफ मैनेजर हैं जो कि सेल्स जो मैनेजर होते हैं उनको हेल्प करते हैं। तो यही होता है लाइन एंड स्टाफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। फाउंड इन लार्ज एंड मीडियम साइज फर्म सेलिंग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन ओवर ए वाइड जियोग्राफिकल एरिया। तो ये नॉर्मली किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, जहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो मीडियम साइज के फिर बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जहाँ पे डाइवर्सिफाइड बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर लार्ज एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया में। तो वहाँ पे लाइन एंड स्टाफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉर्मली प्रीफर किया जाता है। Provides the top sales executive with a group of specialists and experts in dealer and distributors relations, sales analysis, sales organization, sales personnel, sales planning, sales promotion, sales training, service traffic and warehousing। तो ये क्या होती है कि इसमें जो स्टाफ होता है वो क्या करता है कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको जो है एक ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट प्रोवाइड किया जाता है जो कि एक्सपर्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेशनशिप डेवलप करने में, सेल्स को एनालाइज करने में, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में, सेल्स पर्सनल को रिक्रूट और ट्रेनिंग करने में, सेल्स प्लानिंग करने में, सेल्स को प्रमोट करने में, सेल्स ट्रेनिंग देने में। तो इन सब में एक्सपर्ट होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, स्टाफ। तो वो क्या करते हैं, जो एम लाइन होता है सेल्स मैनेजर या असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हो गया, फिर सेल्स पीपल हो गए, उनको हेल्प करते हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, लाइन एंड स्टाफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ रिकमेंडेशन आर सबमिटेड टू द टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड आफ्टर अप्रूवल ट्रांसमिट नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्टाफ होता है, जो स्टाफ जो भी रिकमेंड करता है वो किसको करता है, टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो है अपने जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो अपने नीचे लाइन ऑर्गेनाइजेशन को पास ऑन करेंगे। तो लाइन एंड स्टाफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। देन है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शंस के बेसिस पे जो है नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं। सेल्स पीपल रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेवरल एग्जीक्यूटिव बट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क। तो इसमें जो सेल्स पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनसे जो है रिपोर्ट पाते हैं, उनसे जो है इंस्ट्रक्शंस पाते हैं डिफरेंट टाइप के वर्क के लिए। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑल स्पेशलिस्ट हैव लाइन अथॉरिटी एंड दे हैव ए फंक्शन अथॉरिटी। तो जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी लाइन अथॉरिटी होती है और उनके कुछ ना कुछ फंक्शन अथॉरिटी होती है। देयर इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस, यहाँ पे जो है एक अच्छा इंप्रूवमेंट होता है परफॉर्मेंस में। तो ये क्या कहलाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे जो है आपको है अथॉरिटी और लाइन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जाता है। तो मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, प्रमोशनल मैनेजर हो गया, कस्टमर सर्विस मैनेजर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गए और ये फंक्शंस के बेसिस पे जो है सेल्स पीपल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वहीं पे जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो डिविजनल यानी डिवीजन के बेसिस पे भी उनको क्लासीफाई किया जा सकता है। नॉर्मली 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट टाइप, मार्केट और कस्टमर टाइप और टेरिटोरियल टाइप। तो प्रोडक्ट टाइप यानी कि कितने टाइप के प्रोडक्ट आपके यहाँ पे भेजे जा रहे हैं। जैसे सपोज कोई कंपनी है, वहाँ पे कॉस्मेटिक्स है, मेडिसिन है, गारमेंट्स है, फुटवेयर है, तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं। तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग जो है सेल्स लाइन चलेगी। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट टाइप डिवीजन। वहीं पे मार्केट और कस्टमर टाइप में यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग टाइप के, जैसे कि कॉमर्शियल डिवीजन अलग हो गया, रेजिडेंशियल डिवीजन अलग हो गया, गवर्नमेंट डिवीजन अलग हो गया। यानी कस्टमर के टाइप पे या फिर मार्केट के टाइप पे हम कहते हैं अलग अलग जो है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन या लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन चलता है। वहीं पे टेरिटोरियल टाइप पे टेरिटरी के बेस पे, यानी कि नॉर्थ अमेरिका रीजन हो गया, EMEA डिवीजन हो गया, एशिया पैसिफिक डिवीजन हो गया। अगर आप इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में साउथ रीजन हो गया, नॉर्थ रीजन हो गया, वेस्ट रीजन हो गया, ईस्ट रीजन हो गया। तो जब आप रीजन यानी टेरिटरी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो उसको टेरिटोरियल टाइप कहते हैं। तो ये इस तरीके से भी जो है आप डिवीजन के बेसिस पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्स पर्सन, यानी कि किसी भी सेल्स पर्सन की क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो किसी भी सेल्स पर्सन की पहली चीज सेलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सेलिंग, सेल करना जरूरी है क्योंकि सेल्स टारगेट को अचीव करना है। देन गाइडिंग द बायर्स, जो भी बायर्स होते हैं उनको गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनको जो भी डाउट्स है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना। अटेंडिंग कंप्लेंट्स, जो भी बायर के या कंज्यूमर की कंप्लेंट्स होती हैं उनको अटेंड करना, उसको सॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम्स को नेगोशिएट करना। कलेक्शन ऑफ बिल्स, जो भी बिल्स होती हैं उसको कलेक्ट करना, जो भी बिल्स आप पे कर रहे हो, टी डी ए या फिर कोई भी कंज्यूमर का बिल हो गया, वो सारे बिल्स को कलेक्ट भी करना सेल्स पर्सन का काम होता है। रिपोर्टिंग, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर का काम करते हैं, रिपोर्ट करना, या अपने सीनियर्स को, अपने सुपीरियर को रिपोर्ट भी करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितना जो है परफॉर्मेंस रहा, क्या सेल्स हो रही है। अटेंडिंग सेल्स मीटिंग, जो भी सेल्स मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है उसको ये मीट करना, उनको अटेंड करना। अरेंजिंग फॉर पैकिंग एंड डिलीवरी, जो भी ऑर्डर्स आए हैं उसके लिए जो पैकिंग या फिर डिलीवरी के लिए अरेंज करना, जैसे कि आप देखते हैं कि इन हाउस जो ऑर्डर टेकर होते हैं उनमें होता है। प्रमोशन ऑफ गुडविल, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को प्रमोट करना है, कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी है, उसको गुडविल को प्रमोट करना है। विंडो और काउंटर डिस्प्ले, जो कि नॉर्मली आप देखते हैं बिग बाजार में हो गया, फिर कपड़े की दुकान पे हो गया, तो जो शॉप के आगे लगा देते हैं विंडो, उसको कहते हैं विंडो डिस्प्ले। काउंटर डिस्प्ले, जहाँ पे बिलिंग होती है वहाँ पे जब आप प्रोडक्ट्स को रख देते हैं तो उसको, उस डिस्प्ले को हम कहते हैं काउंटर डिस्प्ले। तो ये भी काम किसका होता है, सेल्स पर्सन का होता है। तो ये कुछ फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सेल्स पर्सन की। अब बात कर लें फिलिंग सेल्स पोजीशन, यानी कि आप जो है रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं। सेल्स पोजीशन यानी कि जो सेल्स पर्सन की रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, डेवलपमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, राइट सेल्समैन कैन हेल्प कंपनी अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अगर राइट सेल्समैन है तो जो कंपनी का जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प कर सकता है। अगर राइट सेल्समैन नहीं है तो फिर गड़बड़ हो सकता है, आपके जो टारगेट है, आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो ये जो राइट सेल्समैन है कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसके थ्रू आप जो है राइट सेल्समैन को सिलेक्ट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे पढ़ा होगा, एचआरएम में, तो यहाँ पे हम नॉर्मली ओवरव्यू ले रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। रिक्रूटमेंट कंसर्न विद इंश्योरिंग द राइट टाइप, यानी राइट क्वालिटीज, राइट क्वालिफिकेशन एंड राइट एक्सपीरियंस ऑफ सेल्स पर्सनल। तो फिलिंग सेल्स पोजीशन में क्या होता है मेन मोटिव, कि हम राइट क्वालिटी, राइट क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को और राइट एक्सपीरियंस वाले पर्सन को हम जो है रिक्रूट करें ताकि हमारा जो सेल्स ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव कर सकें। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, सबसे पहली चीज तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटर में सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड इंस्पायरिंग देम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो रिक्रूटमेंट में नाम हमारा क्या मेन मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉय हो सकते हैं, कैंडिडेट हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको सर्च करके अप्लाई करवाना। ठीक है, मैक्सिमम लोग हमारी उस पोस्ट के लिए, सेल्स पर्सन की पोस्ट के लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट एंड्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन। फिर जो एक नॉर्मली क्या होती है कि लास्ट डेट दी जाती है कि इस डेट तक जो है आपको अप्लाई करना है। तो जो लास्ट डेट होती है उस दिन तक जो भी फॉर्म्स आए रहते हैं वही क्या होता है, वो फाइनल होता है, वहीं पे उसी दिन रिक्रूटमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद का काम क्या होता है, सिलेक्शन होता है। सेल्समैन कैन बी रिक्रूटेड थ्रू ए नंबर ऑफ सोर्सेज। जो सेल्समैन होते हैं उनको बहुत सारे रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट अभी हम आगे देखेंगे। तो अलग अलग सोर्सेज जो है आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी को मना नहीं करते, यानी कि किसी को रिजेक्ट नहीं करते। आप जितने से ज़्यादा लोग आपके पोस्ट के लिए, आपकी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई करने देते हो। तो ये पॉजिटिव प्रोसेस आता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करता है कि आप हमारे पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। रिक्रूटमेंट में मेन पर्पस क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को इंस्पायर कर सके कि वो जॉब के लिए, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अब बात कर लें कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या हो सकते हैं, कहाँ से हम सेल्स पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए हम अप्लाई करवा सकते हैं, कैंडिडेट्स को सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, एडवर्टीजमेंट, आप एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, रेडियो में आप एडवर्टीजमेंट देके अप्लाई करवा सकते हैं अपने पोस्ट के लिए। अदर फर्म्स, दूसरे फर्म्स में जो है आपको जो है क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन देके एडवर्टीजमेंट करवा के आप जो है करवा सकते हैं। मिडिल मैन जो भी होते हैं आपकी कंपनीज में, उनके थ्रू जो है नए नए कैंडिडेट्स को आप सर्च कर सकते हैं। पर्सनल रिकमेंडेशन, कोई पर्सनल रिकमेंडेशन है कि हाँ हमारे जानने वाला है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या फिर ये जॉब कर लेगा, आप वहाँ से जो है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट सर्च कर सकते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, यानी कि कोई आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसी में से किसी को आप जो है प्रमोट करके जो है वहाँ उस पोजीशन पे रख सकते हैं। स्पेशल रिक्रूटमेंट एजेंसीज, अलग अलग टाइप की एजेंसीज होती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का जो है पर्सन चाहिए। कॉलेज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, आप कॉलेज में जाके ऑन कैंपस जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं या फिर किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग सोर्सेज है जहाँ पे आप जाके तो कैंडिडेट, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट सर्च कर सकते हैं। अब जब आप रिक्रूटमेंट सर्च कर ले, यानी कि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आपने सर्च किया, तो अगला काम क्या होता है, आपको राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट, आपके पास बहुत सारे फॉर्म आ गए होंगे रिक्रूटमेंट में, अब आपको काम है कि जो रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन आई है उनमें से जो आपको लिए एक्चुअली में जो आप जिस टाइप का कैंडिडेट आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करना, दैट इज सिलेक्शन।
तो मीन्स सेलेक्टिंग द फिक्स्ड नंबर ऑफ सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम दोज हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट, जो भी लोग जिन लोगों ने भी आपके पोस्ट के लिए अप्लाई किया उनमें से सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, दैट इज सेलेक्टिंग। प्रोसेस स्टार्ट एज सुन एज रिक्रूटमेंट एंड, तो जब जिस दिन रिक्रूटमेंट का लास्ट डेट होता है उसके बाद से सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। रिक्रूटमेंट कंसीडर ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड इन ड्यू डेट, वाइल सिलेक्शन कंसीडर ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। तो रिक्रूटमेंट में क्या कंसीडर किया जाता है कि रिक्रूटमेंट में सारे एप्लीकेशन हम कंसीडर करते हैं जो भी ड्यू डेट था उस डेट में जो भी फॉर्म्स आए हैं उन सभी को कंसीडर किया जाता है, लेकिन सिलेक्शन में हमें जो चाहिए जो सुटेबल कैंडिडेट हैं सिर्फ उनको कंसीडर किया जाता है। तो सिलेक्शन क्या हो जाता है, नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बाकियों को रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ हमें जो चाहिए सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप नेगेटिव प्रोसेस कहलाता है क्योंकि यहाँ पे आपने रिजेक्शन किया है। तो सिलेक्शन में आपका नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो देखिए आपने पहले रिसीविंग एप्लीकेशन यानी कि आपने एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया, उसके बाद आप स्क्रीनिंग एप्लीकेशन सारे एप्लीकेशन को क्रॉस चेक करते हैं कि जो भी एलिजिबिलिटी है वो सही है, फुलफिल है, कोई गलत चीज़ तो नहीं है। उसके बाद फिर आप प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हैं, आप टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया कि टेलीफोन पे आप नॉर्मली जो है एक नॉर्मल सा इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद फिर आप कहते हैं रिटन टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट के बाद आप फाइनल इंटरव्यू लेंगे, पैनल बैठाएंगे, वहाँ पे फाइनल इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। तो ये सिलेक्शन का नॉर्मली प्रोसेस, देखिए सिलेक्शन का जो ये प्रोसेस है ये प्रीफर्ड प्रोसेस है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह आपका जो है सीधे पहले रिटन टेस्ट होगा फिर फाइनल इंटरव्यू होगा। कई जगह होता है कि सीधे आपको क्या कहता है आपके सीवी आपके करिकुलम वाइटे को देख के सीधे आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। तो जरूरी नहीं कि ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएं सिलेक्शन में, लेकिन ये प्रीफर्ड सिलेक्शन प्रोसेस होता यही है। तो ये उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपका अपॉइंटमेंट और इंडक्शन यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है। अब जब आप रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है सेल्स पर्सन के अंदर जो भी आपने कैंडिडेट चूज किया है उसके अंदर आपको स्किल्स को डेवलप करना होता है, ठीक। तो उसके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया जाता है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन फॉलोइंग शुड बी मेड क्लियर। जब आप फाइनल सिलेक्शन करते हो कैंडिडेट का तो आपको कुछ पॉइंट है जो कि एकदम क्लियर कर देना चाहिए कैंडिडेट को, जैसे कि टाइम टू रिज्यूम द ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी कब से स्टार्ट करना है, कंपनीज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव पॉलिसी स्ट्रेटजी, कंपनी की मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज स्ट्रेटजीज क्या है उनके बारे में आपको कस्टमर कैंडिडेट को बताना है। ड्यूटीज एंड रेस्ट्रिक्शंस यानी कि क्या ड्यूटीज होंगी उस कैंडिडेट की और रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होंगे उसको आपको क्लियर करना है। प्लेस ऑफ वर्क, उसका एरिया कहाँ होगा, वो कहाँ पे काम करेगा, किस मार्केट में काम करेगा। रिपोर्टिंग सिस्टम और प्रोसीजर, किसको रिपोर्ट करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, उसका पूरा प्रोसीजर आपको उसको बताना होगा। बिल कलेक्टिव सिस्टम क्या है, कैसे बिल्स को कलेक्ट करना है। रेम्युनरेशन और इंसेंटिव्स, क्या रेम्युनरेशन उसको मिलेगा, क्या सैलरी, क्या कमीशन क्या मिलेगा, इंसेंटिव्स कितने मिलेंगे, कितने सेल पे क्या बेनिफिट मिलेगा। और ट्रेनिंग एंड एक्सपेंसेस, उसके बारे में कि कैसे ट्रेनिंग है और क्या क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो ये सारे बारे में जब भी आप सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन कर रहे हो किसी कैंडिडेट का, इसके बारे में आपको कैंडिडेट को इन्फॉर्म करना चाहिए। अदर रेलिवेंट कंडीशन इफ एनी, अगर और इसके अलावा कोई कंडीशन है तो उसको भी आप जो है उसको इन्फॉर्म करिए। अब बात कर ले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेसिक है, आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉर्मली क्या होता है कि स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए, जो भी परफॉर्मेंस चाहिए एम्प्लॉय के अंदर, उसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हैं एम्प्लॉय को। तो ए सिस्टम यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव द स्किल्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। तो सेल्स ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द सेल्स फोर्स विद स्पेसिफिक स्किल्स फॉर परफॉर्मिंग देयर टास्क बेटर एंड हेल्पिंग देम टू करेक्ट डिफिशियंसीज इन देयर सेल्स परफॉर्मेंस। तो यानी कि जो सेल्स ट्रेनिंग होती है वो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो सेल्स पीपल होते हैं उनको अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए और जो भी उनका सेल्स परफॉर्मेंस उसको इंप्रूव करने के लिए उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग में हम नॉर्मली उनके स्किल्स को इंप्रूव करते हैं कि कैसे आपको कस्टमर से बात करना है, कैसे उसकी क्वेरीज को हैंडल करना है, कैसे जो है आपको अप्रोच करना है। तो अलग अलग टाइप की स्किल्स जो है सेल्स पर्सन को दी जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्स ट्रेनिंग कहते हैं। तो सेल्स ट्रेनिंग का दो टेक्निक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, आपने पढ़ा है एचआर में। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि जॉब पे रहते हुए उसको ट्रेनिंग देना, और मे भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यानी कि जॉब पे नहीं रखेंगे उसको, पहले हम ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उसको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद फिर उसको जॉब पे लेके आएंगे। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कोचिंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, अप्रेंटिसशिप होता है, अंडर स्टडी होता है, ये ऑन द जॉब हो गए। वहीं पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, क्लासरूम में बैठा के आपने उसको लेक्चर दिया, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिमुलेशन हो गया, सेंसिटिविटी प्लानिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ट्रांजेक्शनल ट्रेनिंग हो गया। तो ये क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो है कस्टमर कैंडिडेट को दिया जाता है। अब यहाँ पे देखें ये सेल्स क्या है, ट्रेनिंग का प्रोसेस है। तो कंडक्ट ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, पहले आपको कैसे आप डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, यानी कि
ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है, पहले उसको आप चेक करिए। उसके बाद डिटरमाइन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए देना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, या फिर जो है कैसे अप्रोच करना है उसको बढ़ाना है, कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है इसको बताना है। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग का, उसको आप डिटरमाइन करिए। देन डेवलप द कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर उसके बाद जब आपने देख लिया कि क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का, तो उसके लिए कंटेंट तैयार करिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें बतानी है कैंडिडेट को। देन डिटरमाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेथड ऑफ डिलीवरी, टाइमिंग एंड लोकेशन, यानी कि वो ट्रेनिंग कब दी जाएगी, कौन देगा, मेथड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, टाइमिंग कब होगी, लोकेशन क्या होगा, कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, सारी चीज़ें आप उसको डिटरमाइन करिए। देन प्रिपेयर ट्रेनिंग, तो जिसको भी आपको ट्रेनिंग देनी है उसको तैयार करिए, उनको मोटिवेट करिए, फिर जो है रिस्पॉन्स ट्रेनिंग उनको ट्रेनिंग दीजिए, और फाइनली इवेलुएट करिए कि जो ट्रेनिंग दी गई है वो सही है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले नीड क्या है ट्रेनिंग की, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रेनिंग के, कंटेंट क्या होगा, कौन डिलीवर करेगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ट्रेनिंग को प्रिपेयर करके उनको मोटिवेट करके उनको ट्रेनिंग दे देनी है, और फिर उसको इवेलुएट भी कर लेना है। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक तरीके से प्रोसेस है, कैसे आप जो है ट्रेनिंग डेवलप करते हैं, सेल्स ट्रेनिंग डेवलप करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनसेशन प्लान क्या होता है। तो आप जैसे पता है कि आपको अपना जो किसी भी कंपनी को अपनी सेल्स को बढ़ाना है, तो उसके लिए सेल्स पर्सन को रिक्रूट करना पड़ता है। सेल्स पर्सन वो होते हैं जो कि कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करते हैं कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को। तो आप उनको रिक्रूट करना, फिर उनको ट्रेनिंग करना, उनको जो है डेवलपमेंट करना उनके लिए, फिर उसके बाद उनको जो है कंपनसेशन देना, यानी कि उनको सैलरी देना। सैलरी के अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो है बेनिफिट्स जो होती हैं जो दी जाती हैं किसको, सेल्स फोर्स को। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग सेल्स फोर्स, यानी सेल्स फोर्स ने जो भी काम किया है कंपनी के सेल्स को बढ़ाने के लिए, जो भी काम किया है उसके लिए उनको कंपनसेट करना, भरपाई करना। तो कंपनसेटिंग सेल्स फोर्स मींस गिविंग मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द सेल्स फोर्स, यानी कि जो भी सेल्स फोर्स होते हैं उन्होंने जो भी सर्विसेज दी हैं कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बदले में उनको मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को देना ही क्या कहलाता है, कंपनसेटिंग सेल्स फोर्स। द बेसिक सेल्स फोर्स कंपनसेशन एलिमेंट्स आर सैलरी, कमीशन, बोनस, फ्रिंज बेनिफिट्स और एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो जो बेसिक तरीका होता है कंपनसेट करने का सेल्स फोर्स को, उसमें या तो आप उनको सैलरी दे दीजिए, या फिर उनके जो सेल्स भी करते हैं उसके बेसिस पर कमीशन दे दीजिए, या तो उनको बोनस दे दीजिए, फ्रिंज बेनिफिट दे दीजिए, या फिर इन सभी का कोई कॉम्बिनेशन, यानी कि सैलरी के साथ आपने कमीशन दे दिया, सैलरी के साथ आपने बोनस दे दिया, सैलरी के साथ आपने फ्रिंज बेनिफिट दे दिया। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेल्स फोर्स की जो सर्विसेज होती है, जो उन्होंने आपके प्रोडक्ट को सेल किया, आपके रिटर्न को बढ़ाया, आपके जो है प्रॉफिट को, रेवेन्यू को बढ़ाया, उसके बदले आप जो भी उनको मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं उसी को हम कंपनसेटिंग प्लान कहते हैं। सेल्स कंपनसेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस सैलरी, कमीशन, इंसेंटिव दैट आर यूज टू ड्राइव परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सैलरी, कमीशन, इंसेंटिव इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। अब बात कर ले कंपोनेंट क्या है कंपनसेशन प्लान के, यानी कि कंपनसेशन प्लान में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला है फिक्स्ड कंपोनेंट। नॉर्मली जो कंपोनेंट होते हैं वो फिक्स्ड और वेरिएबल होते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें तो फिक्स होती हैं और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं। फिक्स्ड कंपोनेंट इट प्रोवाइड्स स्टेबल इनकम टू द सेल्स फोर्स, यानी कि आपकी मैंने हर महीने सैलरी फिक्स कर दी कि आपको जो है 20,000 रुपये, 30,000 रुपये पर मंथ जो है आपको मिलेगा, तो दैट इज फिक्स्ड। अब आप कोई भी सेल्स करेंगे, कितना भी सेल्स करेंगे, आपको जो है फिक्स सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। तो ये फिक्स्ड कंपोनेंट हो गया। इट इज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। सैलरी जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, हर महीने आपको उतनी फिक्स सैलरी जो है मिलती रहती है, आपके जो भी सर्विसेज होते हैं, जो भी आप जॉब परफॉर्म करते हैं। और वहीं पे वेरिएबल कंपोनेंट क्या होता है कि जो वेरी करता है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है आपको मिलता है। इट हैज़ ए मोटिवेशनल रोल एंड इट इज लिंक्ड विद द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स फोर्स। तो ये जॉब परफॉर्मेंस, यानी कि आपने कैसा जॉब में परफॉर्म किया है, आप किसी महीने में बहुत ज़्यादा सेल्स लेके आए तो आपको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया, कमीशन मिल गया, बोनस मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, तो वो वेरिएबल कंपोनेंट होता है, वो आपके जॉब परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं जो आपको मिलेंगी मिलेंगी, और वहीं पे कुछ चीज़ें वेरिएबल होते हैं जो कि सेल्स फोर्स के परफॉर्मेंस पे जो है डिपेंड करता है। इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, बोनस, फ्रिंज बेनिफिट। तो जो वेरिएबल कंपोनेंट है वो किस रूप में दिया जाता है, कमीशन के तौर पे, बोनस के तौर पे, फ्रिंज बेनिफिट्स के तौर पे दिया जाता है। तो दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट। अब बात करें मेथड ऑफ सेल्स फोर्स कंपनसेशन, यानी कि कैसे इनको कंपनसेट किया जाता है। तो सबसे पहला स्ट्रेट सैलरी मेथड, यानी कि सीधा सीधा आप उनको सैलरी दे दीजिए हर महीने जो आपने फिक्स की है। दिस इज द सिंपलेस्ट कंपनसेशन प्लान इन विच सेल्समैन रिसीव्ड फिक्स्ड सैलरी एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें क्या होता है कि सीधा सीधा हर महीने जो है किसी टाइम पीरियड पे, फिक्स टाइम पीरियड पे आपको जो है सैलरी मिलती जाती है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इस मेथड से सेल्स फोर्स को कंपनसेट कर सकते हैं। दूसरा है कमीशन मेथड। यहाँ पे आप क्या होगा, सेल्स फोर्स इज पेड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि आप जितना सेल लेके आओगे हम उसके बेसिस पे आपको जो है कमीशन प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सैलरी नहीं है कि हर महीने आपको फिक्स मिलेगा। जिस महीने आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, ज़्यादा सेल लेके आओगे, उस दिन ज़्यादा कमा सकते हो। जिस दिन कम सेल्स लेके आओगे उस दिन आपको कम कमाई
मिलेगी। तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी पे जो है वहाँ पे आपको पेमेंट किया जाता है। दिस प्लान पे फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ कमीशन ऑन द सेल्स वॉल्यूम अचीव्ड बाय द सेल्समैन। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेल्समैन होता है, जो भी सेल करवाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ फिक्स्ड रेट होगा या फिर वेरिएबल रेट हो सकता है जिसके बेसिस पे कमीशन दिया जाएगा। आप कमीशन सपोज करें कि आप 1 लाख का सेल लेके आएंगे तो हम आपको 10% जो है कमीशन देंगे। वही ये फिक्स हो गया कि हर महीने आपको 1 लाख का सेल आएंगे तो 10% कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पे किसी महीने आपने 1 लाख का लिया तो आपको 10% मिल गया, दूसरे महीने आप 1 लाख का लिया तो आपको 11% का कमीशन मिल गया, तो ये वेरिएबल हो गया। तो फिक्स्ड रेट ऑफ कमीशन हो सकता है या फिर वेरिएबल रेट ऑफ कमीशन हो सकता है, आपके सेल्स वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो कमीशन मेथड कहलाता है। कमीशन कैन बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वैल्यूज, प्रॉफिट रिडक्शन, ऑर्डर साइज एक्सेट्रा। तो ये जो कमीशन होता है किसके बेसिस पे कि आप ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम ला रहे हो, आप सेल्स वैल्यू के बेसिस पे कमीशन मिल सकता है, प्रॉफिट के बेस पे, यानी कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो आपको 5% आपने दे दिया, कलेक्शन के बेसिस पे, या फिर ऑर्डर साइज यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा आपने ऑर्डर लेके आया है सेल्स के लिए तो उसके बेसिस पे आपको कमीशन मिल गया। तो इस बेसिस पे हम जो है कमीशंस दे सकते हैं सेल्स फोर्स को। इफ सेल्स लेवल अचीव्ड बाई सेल्समैन इज हाई देन ही विल पेड मोर कमीशन, यानी कि सेल्स लेवल ज़्यादा होगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि आपको कमीशन भी ज़्यादा मिलेगा। एंड इफ सेल्स लेवल अचीव्ड इज लो देन ही विल बी पेड लो, तो अगर वो ले होगा तो उसको लो ही कमीशन मिलेगा। तो ये दो तरीके हो गए, एक तो सैलरी, एक है कमीशन मेथड हो गया। सैलरी प्लस कमीशन मेथड, तीसरा क्या है, सैलरी प्लस कमीशन मेथड, यानी कि यहाँ पे आपको सैलरी के साथ साथ कमीशन भी दिया जाता है। तो कुछ चीज़ें फिक्स होगी, यानी कि हर महीने आपको 30,000 तो मिलेगा मिलेगा, प्लस आप अगर किसी महीने 2 लाख का सेल लाते हो, 10 लाख का सेल लाते हो तो आपको उसके लिए कमीशन भी मिलेगा। तो ये सैलरी प्लस कमीशन होगा। तो सैलरी, कमीशन और सैलरी प्लस कमीशन। चौथा टेक्निक है बोनस। बोनस क्या है, इज एन एडिशनल फाइनेंशियल रिवॉर्ड टू द सेल्स फोर्स फॉर अचीविंग रिजल्ट बियॉन्ड ए प्री डिटरमाइंड लेवल। अब सपोज करिए कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे कह दिया था कि आपको हर महीने कम से कम 10 लाख का सेल लेके आना है, लेकिन आप किसी महीने 15 लाख का सेल ले आते हैं, तो आपने जो लेवल था उससे ज़्यादा, प्री डिटरमाइंड जो लेवल था कि 10 लाख, उससे ज़्यादा आप सेल लेके आते हो 15 लाख, तो कंपनी आपको खुश होकर क्या करती है, एडिशनल बेनिफिट दे देती है, एडिशनल फाइनेंशियल रिवॉर्ड दे देती है। तो उसको क्या कहते हैं, बोनस कहते हैं, एक्स्ट्रा पैसा मिल जाना। It is given for achieving sales quota, performing extra selling activities, for reducing selling expenses, for attracting new customers, selling particular product above a specific level, etc. तो आप बोनस जो है कई सारी एक्टिविटीज़ के लिए मिल सकता है कि आपने जो सेल्स कोटा था उसको अचीव कर लिया, जो आपने एक्स्ट्रा सेलिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, या फिर आपने सेलिंग एक्सपेंसेस कंपनी की जो है कम कर दी, या फिर आपने नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया कंपनी के लिए, या फिर आपने प्रोडक्ट को जो स्पेसिफिक लेवल था उससे ज़्यादा पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचा, तो इस केस में कंपनी आपको जो है बोनस प्रोवाइड कर देती है। तो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस की वजह से आपको ये बोनस मिलता है। नेक्स्ट है पांचवा, फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट क्या है, इंक्लूड रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि अगर आप जब रिटायर होंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। पेंशन प्लान्स हो सकते हैं, पेड लीव हो गई कि आप किसी दिन छुट्टी नहीं लेंगे तो आपको उसके बदले पैसा मिलेगा, स्टडी लीव हो गया, मैटर्निटी लीव हो गया, कार फैसिलिटी होगी, मेडिकल फैसिलिटी होगी। तो ये अलग अलग छोटे छोटे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको मिलते हैं कंपनी में, तो ये फ्रिंज बेनिफिट कहलाते हैं। तो ये भी क्या है, ये वेरिएबल कंपोनेंट है। फ्रिंज बेनिफिट आर गिवन टू ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग एट द सेम लेवल, यानी कि जो भी एक सेम लेवल पे काम करेंगे उन सभी को सेम टाइप का फ्रिंज बेनिफिट मिलता है। एंड दीज डू नॉट वेरी विद देयर जॉब परफॉर्मेंस, और इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इनके जॉब परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप खराब परफॉर्म करेंगे तो आपको पेड लीव नहीं मिलेगी, वहीं पर आप अच्छा परफॉर्म करें तो आपको पेड लीव मिलेगी, तो ऐसा नहीं है, ये सभी लोगों को मिलता है। अगर आप सेम लेवल पे हैं तो आप सभी को एक जैसा फ्रिंज बेनिफिट दिया जाएगा। फ्रिंज बेनिफिट हेल्प्स टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड प्रिवेंट जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो फ्रिंज बेनिफिट जो है वो क्या करता है, जॉब सेटिस्फैक्शन में हेल्प करता है, और जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन होता है उसको रिमूव करता है। तो ये फ्रिंज बेनिफिट हो गया। तो आपके पास 5 टेक्निक हुए, सैलरी, कमीशन, सैलरी प्लस कमीशन, बोनस और फ्रिंज बेनिफिट। ये मेथड ऑफ कंपनसेटिंग सेल्स फोर्स। सेल्स फोरकास्टिंग, अब एक टर्म आता है सेल्स फोरकास्टिंग, क्या होता है, तो सेल्स फोरकास्टिंग यानी हर टर्म से क्लियर है कि आगे चल के कितनी कंपनी की सेल्स हो सकती है, कितना लाख यूनिट बेचा जा सकता है, वो सेल्स फोर्स करता है, फोरकास्ट करता है। इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर रेवेन्यू बाय प्रेडिक्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ए सेल्स यूनिट मींस इंडिविजुअल सेल्स पर्सन या फिर सेल्स टीम या फिर कंपनी विल सेल इन नेक्स्ट वीक, मंथ, क्वार्टर और ईयर। तो जब आप अगले आने वाले वीक में, मंथ में, क्वार्टर में या फिर ईयर में कोई भी सेल्स टीम है या कोई सेल्स पर्सन है वो कितना सेल कर लेगा और कितना रेवेन्यू कंपनी के लिए ले आएगा, उसको फोरकास्ट जब करते हो तो उसको क्या कहते हैं, सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं। उसको जब एस्टिमेट करते हैं तो सेल्स फोरकास्टिंग कहते हैं। प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर रेवेन्यू टू बी रिसीव्ड बाय दी सर्विसेज ऑफ ए सेल्स पर्सन, सेल्स यूनिट और सेल्स टीम, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्स फोरकास्टिंग कहते हैं।
क्वालिटेटिव मेथड होता है एक, जिसको हम सर्वे मेथड भी कहते हैं, और दूसरा मेथड होता है क्वांटिटेटिव मेथड, जिसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड भी कहते हैं। तो क्वालिटेटिव मेथड में आप देखेंगे तो कंज्यूमर सर्वे, जिसको हम सर्वे ऑफ बायर एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड यानी सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड भी कहा जाता है, डेल्फी मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड और हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड। तो ये क्या है, सर्वे मेथड, यानी कि यहाँ पे हम लोगों के पास जाते हैं और डेटा कलेक्ट करते थे, इसलिए इसको क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं। वहीं पे दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड, जिसको हम क्वांटिटेटिव मेथड को हम स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मेथड में टेस्ट मार्केटिंग हो गया, टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, मूविंग एवरेज मेथड हो गया, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया और इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हो गए। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में अभी क्वालिटेटिव जो मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड जिसको हम सर्वे मेथड कहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, और क्वांटिटेटिव मेथड जिसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले है कंज्यूमर सर्वे या फिर सर्वे ऑफ बायर एक्सपेक्टेशन। तो देखिए नाम से ही क्लियर है कि कंज्यूमर सर्वे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आप इस प्रोडक्ट को आगे चल के खरीदेंगे, खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे। तो उसके बेसिस पे फिर कंबाइन करके सभी कंज्यूमर्स के डेटा को हम एक एक्सपेक्टेशन लगाते थे कि हमारी जो नेक्स्ट ईयर में या फिर नेक्स्ट वीक में हमारी सेल बढ़ेगी या घटेगी। तो नॉन परचेजर ऑफ ए प्रोडक्ट आर आस्क्ड टू प्रिडिक्ट देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड, यानी कि हम एक हफ्ते का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या फिर एक महीने का एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो हम उनसे जो है, जो हमारे नॉन परचेजर हैं, जो हमारे जानने वाले खरीदने वाले होते हैं कंपनी के उस प्रोडक्ट को, उनसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई आप आने वाले पीरियड में कितना प्रोडक्ट परचेज करेंगे। उसके बेसिस पे हम जो है फोरकास्ट करते हैं। सैंपल ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स इज सर्वेड, या फिर यहाँ पे दो तरीका है, या तो आप सभी उस एरिया में जहाँ पे भी आपने है उस एरिया में सभी लोगों से डेटा कलेक्ट करें डोर टू डोर जाके, या फिर कुछ सैंपल जो है चूज कर ले, उस सैंपल से ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ होता है सैंपल ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि जो आपके पोटेंशियल कंज्यूमर होते हैं उनको सर्वे किया जाता है टू नो हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट दे वुड बाई एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पीरियड, यानी कि यहाँ पे एक स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि एक महीने के अंदर अगर हम आपको 10,000 रुपये में कोई प्रोडक्ट दे रहे हो तो आप उसको कितना यूनिट परचेज करेंगे। तो उस सैंपल कंज्यूमर से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे फिर एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, फ्यूचर के सेल्स को एस्टिमेट करते हैं। तो इट मे बी कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे और सैंपल सर्वे। तो कंज्यूमर सर्वे जो है वो कंप्लीट एनुमरेशन का मैंने कहा यहाँ पे मतलब यही है कि सभी कस्टमर से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे सैंपल सर्वे कि कुछ लोगों से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो सभी कस्टमर से डेटा हम कंपाइल कर रहे हैं, तो कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे हो गया, और कुछ सिलेक्टेड कस्टमर से हम डेटा कलेक्ट करें तो दैट इज सैंपल सर्वे। तो कंज्यूमर सर्वे या फिर सर्वे ऑफ बायर एक्सपेक्टेशन का मतलब यही होता है कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, बायर क्या लगता है कि बायर आगे चल के आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो कितना करेगा, किस प्राइस पे करेगा। तो उसी के बेसिस पे आप जो है फ्यूचर के सेल्स को फोरकास्ट करते हैं। दूसरा मेथड है क्वालिटेटिव मेथड में, दैट इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड या फिर सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड। यहाँ पे भी देखिए पहले में क्या था कि पहले में आप कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट कर रहे थे और उसके बाद जो है एस्टिमेट कर रहे थे कि हाँ आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, सेल कितनी हो सकती है कंपनी की। यहाँ पे क्या है, सेल्स फोर्स यानी कि वो एम्प्लॉय कंपनी के जो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं से कस्टमर से, तो उनका ओपिनियन लिया जाता है कि आपको क्या लगता है कि कस्टमर आगे चल के इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स फोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं कस्टमर के, तो उनको पता होता है कस्टमर का इंटेंशन क्या है। तो ए मेथड ऑफ फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट बाय एडिंग टूगेदर व्हाट ईच मेंबर ऑफ सेल्स फोर्स एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू सेल इन हिज और हर टेरिटरी। यानी कि अब सेल्स फोर्स को पता है कि कस्टमर का इंटेंशन क्या है, तो सेल्स फोर्स को यह भी पता होगा कि वो कितना सेल कर सकता है। तो यहाँ पे सेल्स फोर्स के इंटेंशन को, उसके एक्सपेक्टेशन को लिया जाता है कि उसको क्या लगता है कि वो अगले महीने कितना प्रोडक्ट सेल कर देगा, और इस तरीके से सभी सेल्स फोर्स से डेटा कलेक्ट करके उसको कंबाइन कर दिया जाता है और एक ओवरऑल जो है एक्सपेक्टेशन निकाला जाता है कि कितना फ्यूचर में सेल हो सकती है। तो ये दैट इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड यूज्ड बाय कंपनीज फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, यानी कि एक महीने, हफ्ते या फिर 6 महीने, साल भर के लिए इसको यूज किया जाता है। टेक एडवांटेज ऑफ देयर फील्ड स्टाफ इंटीमेट नॉलेज ऑफ कस्टमर्स नीड एंड मार्केट कंडीशन बाय आस्किंग देम टू फोरकास्ट द कंपनीज सेल फॉर देयर रेस्पेक्टिव एरिया फॉर द कमिंग सीजन और ईयर। तो आने वाले सीजन के लिए, फिर आने वाले ईयर के लिए उनके एरिया में सेल्स फोर्स को एक एरिया डिवाइड किया जाता है कि आप कानपुर देखेंगे, आप लखनऊ देखेंगे, आप बनारस देखेंगे, या फिर आप पूरा उत्तर प्रदेश देखेंगे। तो उनको उनके एरिया में उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कितना यूनिट सेल कर सकते हैं, वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो इंडिविजुअल फोरकास्ट होते हैं सभी सेल्स फोर्स का, उसको कंबाइन करके ओवरऑल डिमांड फोरकास्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट किया जाता है। तो दैट इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड या फिर सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड।
अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, या तो अपने कस्टमर से, भाई कस्टमर से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने एस्टिमेशन लगा लिया, या फिर आपके जो सेल्स फोर्स है उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया और आपने जो है अंदाजा लगा लिया कि सेल्स फोरकास्टिंग क्या हो सकता है, एस्टिमेट कर लिया। अब आता है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। अब इन दोनों से ही काम नहीं बनता तो आप क्या करोगे, एक्सपर्ट के पास जाओगे। तो देखिए मार्केट में आप जाएंगे ना तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम के लिए, अलग फील्ड के लिए एक्सपर्ट्स बैठे हुए जो जो सिर्फ उनका काम उसी फील्ड में काम करना होता है। तो जैसे रिसर्च, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे जो है वो डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाले में क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अज्यूम्स दैट सम पीपल हैव मोर नॉलेज देन अदर अबाउट ए सर्टेन टॉपिक। तो एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे डॉक्टर के पास एक्सपर्टीज होता है कि उसको मेडिसिन के बारे में पता है। ठीक है, फिजिशियन के पास ही लोग जाते हैं। ठीक है, सर्जन के पास सर्जन के लिए जाएंगे, फिजिशियन के पास फिजिशियन के लिए जाएंगे। तो फिजिशियन अपने एरिया में एक्सपर्ट है, सर्जन अपने एरिया में एक्सपर्ट है। आप भी एमबीए कर रहे हैं तो आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट होंगे, तो कोई फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा, तो कोई दूसरे ब्रांच में एक्सपर्ट होगा। तो आपको जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया के एक्सपर्ट के पास जाएंगे। तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में यही होता है। तो एंड इफ यू कलेक्ट दिस नॉलेज फ्रॉम ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट द रिजल्ट विल डेफिनेटली एक्सीड द आउटकम्स कलेक्टेड फ्रॉम वन एक्सपर्ट। तो जब आप किसी एक्सपर्ट से डेटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो रिजल्ट होता है, आउटकम होता है वो, बट ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा आउटकम होगा। तो द फर्म्स मेक एन एफर्ट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स हु हैव लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड। तो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेती हैं और उसके बेसिस पे जो है वो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनके जो नॉलेज है उसके बेसिस पे जो है फ्यूचर के सेल्स फोरकास्ट को जो है एस्टिमेट करती हैं। मेनी एजेंसीज आर देयर हु कंडक्ट रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट देयर ओपिनियन, चार्ज नॉमिनल फी। तो यानी कि बहुत सारी एजेंसीज ऐसे मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो रिसर्च कंडक्ट करती हैं और उस रिसर्च के बेसिस पे जो है वो लोग ओपिनियन देते हैं और उसके लिए थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस भी वो कंपनी से चार्ज करते हैं। तो दैट इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। अब डॉक्टर, आप बीमार होते हो तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो आप कभी किसी दूसरे के पास कहते हैं ना सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, यानी एक डॉक्टर के पास दिखा रहे होते हैं, उस डॉक्टर ने मना कर दिया तो आप कहते हैं कि चलिए सेकंड ओपिनियन लेने किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो एक्सपर्ट ओपिनियन यही होता है कि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उस फील्ड में जाके उससे डेटा कलेक्ट कर लेना, दैट इज एक्सपर्ट ओपिनियन। तो इन सबके डेटा के बेसिस पे जो है आप फ्यूचर की सेल फोरकास्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट, दैट इज डेल्फी मेथड। नहीं, लास्ट नहीं है, इसके बाद जो है एक और टॉपिक है डेल्फी मेथड। तो डेल्फी मेथड एक्चुअली क्या है, डेल्फी जो है ये ग्रीस में एक ओरेकल ऑफ डेल्फी यानी टेम्पल है, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक नेम ओरेकल ऑफ डेल्फी। डेल्फी मेथड वाज ओरिजिनली कंसीव्ड इन 1950। तो 1950s में ही ओलाफ हेल्मर और नॉर्मन डाल्की जो कि रैंड कॉरपोरेशन से एम्प्लॉय हैं, उन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था। ठीक है, ओरेकल ऑफ डेल्फी का मतलब क्या होता है कि प्रीस्टेस ऑफ ए टेम्पल ऑफ अपोलो इन एंसाइंट ग्रीस नॉन फॉर हर प्रोफेसीज। तो ये लोग क्या थे कि जो अपोलो में प्रेस्टिस थी, ये जो है ना फ्यूचर की भविष्यवाणी यानी कि भविष्यवाणी कर लेते थे, आने वाले समय में क्या होने वाला है उसकी ये भविष्यवाणी कर लेते थे। तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट लेके आया गया, डिराइव फ्रॉम ग्रीक नेम ओरेकल ऑफ डेल्फी। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेस यूज टू अराइव एट ए ग्रुप ओपिनियन और डिसीजन बाय सर्विंग ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट। तो ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपर्ट में क्या होता है कि आपने एक या दो से डील कर लिया, यहाँ पे क्या होता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया जाता है और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके एक ही बार नहीं, कई राउंड चलता है। एक्सपर्ट respond to several round of questionnaires and the responses are aggregated and shared with the group after each round। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई राउंड में जो है क्वेश्चनेयर के थ्रू जो है एक्सपर्ट से डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको समराइज किया जाता है, उसके बाद फिर से उनके साथ शेयर किया जाता है। और जब तक वो सभी एक्सपर्ट एक ग्रुप रिस्पॉन्स पे, कॉमन रिस्पॉन्स पे कंसेंसस नहीं दे देते हैं, तब तक ये राउंड जो है चलता रहता है। नॉर्मली 3 से 4 राउंड्स यहाँ पे चलता है। द एक्सपर्ट कैन एडजस्ट देयर आंसर ईच राउंड आफ्टर ईच राउंड बेस्ड ऑन हाउ दे इंटरप्रेट द ग्रुप रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड टू देम। तो यही चीज़ होता है कि एक्सपर्ट ने पहले एक बार दिया, उसके बाद उसको समराइज किया गया, फिर वही समराइज सभी एक्सपर्ट को भेजा गया। अब जो एक्सपर्ट है उस पे जो अपना फीडबैक देंगे और चाहे तो अपने को आंसर्स को वो जो है करेक्ट भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चनेयर्स सेंट टू ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट द डेल्फी मेथड सीक्स टू रीच द करेक्ट रिस्पॉन्स थ्रू कंसेंसस। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यही चीज़ होती है कि बार बार जब आप कई राउंड से क्वेश्चन के थ्रू एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, उसके फिर से शेयर करते हैं, फिर से लेते हैं, फिर जो है जब तक एक कॉमन कंसेंसस, कॉमन जो है
सहमति पे सभी एक्सपर्ट नहीं आ जाते हैं तब तक वो राउंड चलता रहता है, और फिर जब कॉमन सेंसस पे आ जाए, ग्रुप रिस्पांस पे आ गए, तो फिर उसी बेसिस पे सेल्स फोरकास्ट कर लिया जाता है। तो दैट इज़ डेल्फी मेथड। ठीक है, जहाँ पे हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट एक्सपर्ट के ओपिनियन का यूज़ करके। नेक्स्ट जो है और लास्ट है क्वालिटेटिव मेथड में, दैट इज़ हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड। देखिए हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड, एनालॉजी का मतलब क्या होता है, ए कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर टिपिकली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन। जब आप किसी पुराने चीज़ों के बेसिस पे नए चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो दैट इज़ एनालॉजी, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना एक्चुअली में। तो यहाँ पे क्या होता है हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड में कि पास्ट सेल, किसी सिमिलर प्रोडक्ट के पास्ट सेल को यूज़ करके जो सिमिलर न्यू प्रोडक्ट है उसके सेल्स को जो है प्रिडिक्ट किया जाता है। द पास्ट सेल्स रिजल्ट ऑफ ए सिमिलर प्रोडक्ट आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द लाइकली सेल्स ऑफ सिमिलर न्यू प्रोडक्ट। यानी कि आज एक नया प्रोडक्ट आपने बनाया है तो इसकी सेल आगे चल के क्या हो सकती है, इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि सिमिलर टाइप का कोई पुराना प्रोडक्ट था उसकी सेल क्या थी, तो उसके बेसिस पर जो यहाँ पे जो है एस्टिमेट कर सकते हैं। ऑफन यूज्ड बाय पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट्स, आपने देखा होगा कि ये जो पास्ट रिकॉर्ड होता है उसके बेसिस पे जो है प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आगे चल के उनका फ्यूचर इवेंट कैसा होने वाला है। और जैसा कि आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, जैसे न्यूज़ में आप आजकल देखते हैं कि सर्वे किया जा रहा है कि किसकी सरकार बनेगी, तो ये सरकार बनेगी तो किससे जानते हैं, बट अभी होता है जनता वोट देती है तो जनता से ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनके बेसिस पे जो है एस्टिमेट कर ले रहे हैं कि इनकी सरकार बनेगी कि किसकी सरकार बनेगी। फाइनल रिजल्ट तो जो आएगा वो आएगा ही, लेकिन एस्टिमेशन यही चीज़ होता है, फ्यूचर एस्टिमेशन, किसकी सरकार बनेगी तो जनता जो वोट देती है उन्हीं से डेटा कलेक्ट करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो जो सरकार किसकी बनेगी। तो दैट इज़ ऑल्सो फोरकास्टिंग। क्वांटिटेटिव मेथड यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे टेस्ट मार्केटिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस, मूविंग एवरेज मेथड, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस और इकोनॉमिक मॉडल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस मेथड से कैसे जो है आप सेल्स फोरकास्टिंग कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले है टेस्ट मार्केटिंग। तो देखिए टेस्ट मार्केटिंग कुछ नहीं है, जैसे कि आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पढ़ा था कि मार्केट में जब प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइज करते हैं तो उससे पहले हम मार्केट टेस्टिंग करते हैं, तो वही टेस्ट मार्केटिंग यहाँ पे भी है। तो जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में टेस्ट कर लेते हो तो उसके बेसिस पे आप जो है कंज्यूमर की प्रेफरेंस को चेक कर लेते हो और उसके बेसिस पे आप जज कर पाते हो कि हाँ आगे आपकी सेल्स होने वाली है या नहीं होने वाली है। ये इतना ही बेसिक है। तो मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन अ फ्यू सेलेक्टेड सिटीज और टाउन टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है कुछ खास सिटीज़ में, सेलेक्टेड सिटीज़ या टाउन में, जहाँ पे उनको लॉन्च करके टेस्ट कराया जाता है और उनके रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है और उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही जो है डिसाइड किया जाता है कि आगे इसको हम कॉमर्शलाइज करेंगे या नहीं करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सच रिस्पॉन्स द फर्म डिसाइड्स वेदर टू कॉमर्शलाइज द प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल और नॉट। यानी कि कस्टमर्स को आपने जिनको टेस्ट किया उनकी रेफरेंस को देखोगे, उनके रिस्पॉन्स को देखोगे, अगर उनको रिस्पॉन्स सही आता है, पॉजिटिव आता है, तो आप जो है इसको पब्लिकली कॉमर्शलाइज करोगे, लार्ज स्केल पे लॉन्च करोगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाओगे। द न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन द सिलेक्टेड जियोग्राफिकल एरियाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइनल मार्केट। तो जो आप टेस्ट करोगे वो किस मार्केट में करोगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका फाइनल मार्केट, यानी जिनके लिए प्रोडक्ट आपने बनाया है जिस मार्केट के लिए, उसी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हो। यानी कि आपका प्रोडक्ट अगर बच्चों के लिए तो आपका टेस्ट भी बच्चों पे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और पे कर लें। ठीक, तो इट हेल्प्स द फर्म टू टेस्ट एंड ट्राई द प्रोडक्ट बिफोर हैंड। सेकेंडली द टेस्ट मार्केटिंग इनेबल्स द फर्म्स टू लुक एट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट एट द अर्ली स्टेज। तो ये जो सेल्स फोरकास्टिंग का टेस्ट मार्केटिंग मेथड है, ये जो है कस्टमर को टेस्ट और ट्राई करने का मौका भी देता है और साथ ही साथ प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चल जाता है कि उसके रिस्पॉन्स कैसे आएंगे। दूसरा कि इसके प्रॉस और कॉन्स, यानी कस्टमर आपको इसके प्रॉस, प्रोडक्ट के प्रॉस यानी कि क्या उसके नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये भी आपको बता देगा अर्ली स्टेज पे, शुरुआती स्टेज पे, जिससे कि आप उसको करेक्ट करके दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं। तो ये टेस्ट मार्केटिंग होता है। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में भी कि यहाँ पे क्या होता है कि डेटा को टाइम पे अरेंज कर लिया जाता है, टाइम और डेट वाइज, और उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है। पास्ट डेटा आर अरेंज्ड इनटू टाइम सीरीज एंड देन दे आर एनालाइज्ड। प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग टाइम सीरीज डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। तो इसको जो हम स्टैट्स का यूज करके जब एनालाइज करते हैं तो दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस, और उसके बेसिस हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मंथली पैसेंजर्स, अब ये मंथली पैसेंजर का डेटा है कि कब जो है पैसेंजर्स जितना हमारे पास ट्रेवल कर रहे हैं। अब रेलवे का ले लीजिए या फिर किसी बस डिपार्टमेंट का ले लीजिए, तो वो जानना चाहता है कि कौन से ईयर में क्या
क्या पैसेंजर की रेट रही है। तो 1950 में पैसेंजर की संख्या कम थी, 1952 में ज़्यादा हुई, 1954 में उससे ज़्यादा, और 1960 में सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 1960 में भी ज़्यादा है, लेकिन अप एंड डाउन्स वहाँ पे भी है, यानी कि वहाँ पे भी फ्लक्चुएशंस हैं। तो 4 वेरिएशंस होते हैं, उसको एनालाइज किया जाता है, साइक्लिक, सीजनल, इरेगुलर या कॉजल। साइक्लिक, सीजनल, इरेगुलर, कॉजल, ये आपने जो है पढ़ा है इसमें बिजनेस साइकिल्स में भी। तो अप एंड डाउन्स होते रहते हैं कि सेल अचानक से बढ़ जाएगी, ठंडियों में सेल सीजन में जो है सेल्स ऊपर गई, फिर नीचे हो गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे हो गई। इस तरीके से जो है डेटा एनालाइज किया जाता है। जैसे कि आप टूरिज्म इंडस्ट्री ले लीजिए, तो समर सीजन में टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाती है, वहीं पे फिर जैसे जैसे सीजन ऑफ होता है टूरिस्ट की संख्या घट जाती है, फिर जैसे सीजन आएगा समर का, फिर जो है टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये जो है टाइम सीरीज एनालिसिस होता है। इसके बेसिस पे भी आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि आपको पता है कि समर सीजन आने वाला है, तो यानी कि आपकी सेल्स ज़्यादा होने वाली है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्शन वगैरह तैयार करके रख सकते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। यहाँ पे क्या है, सिंपल सा एक फॉर्मूला आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, सिंपल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए जो है एनालाइज करने के लिए होता है, फोरकास्टिंग करने के लिए, शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, यानी कि सपोज करिए कि अगले महीने हमारा सेल कितना हो सकता है उसको फोरकास्ट करने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि मूविंग एवरेज, यानी कि जो लास्ट के 2 ईयर या 2 मंथ या फिर लास्ट के 3 मंथ का जो है जो सेल्स होता है उसका जो है आप एवरेज निकालते हो और उसके बेसिस पे जो है आप जो है एस्टिमेट करते हो कि फ्यूचर की जो आने वाले मंथ की जो फोरकास्ट होगी वो कितनी होगी। मेथड फॉर एवरेजिंग द रिजल्ट ऑफ रिसेंट सेल्स हिस्ट्री टू डिटरमाइन ए प्रोजेक्शन फॉर द शॉर्ट टर्म, यानी कि रिसेंटली हमारा कितना सेल्स रहा है उसके उनके एवरेज के बेसिस पे हम आने वाले मंथ का फोरकास्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देखेंगे कि ये क्या है, ये यहाँ पे सेल्स दिखाया गया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से सेल्स दिखाया गया कि कौन से मंथ में कितनी सेल है। तो आगे सामने आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज हर महीने के देते हैं। यहाँ पे हम 3 मंथ का मूविंग एवरेज लेके चल रहे हैं, यानी 3 मंथ का। तो आप सपोज करिए कि आपको जनवरी मंथ में जानना है या कि हमारा जो है क्या आने वाला है सेल्स, क्या हो सकता है सेल्स। तो उसके लिए आप जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन तीनों महीने का एवरेज निकाल लेंगे। तो 1004 प्लस 1087 प्लस 1090 करेंगे तो आपका जो 1060 आ जाएगा 3 मंथ का मूविंग एवरेज। तो यही जो है एक्सपेक्टेड आपका फ्यूचर सेल जो है जनवरी 2009 में हो सकता है। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज निकालते हैं। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड में कुछ नहीं, ये भी एक सिमिलर है जो है मूविंग एवरेज की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल सा डिफरेंस इतना है कि जो रिसेंट पास्ट सेल होता है उसको ज़्यादा यहाँ पे वेटेज दिया जाता है। ओनली डिफरेंस इज रिसेंट पास्ट सेल आर गिवन मोर वेटेज देन अर्लियर, यानी कि जो जस्ट आपका प्रीवियस मंथ में या प्रीवियस ईयर में सेल्स रहा होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। और ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और इफ़ द डेटा हैज़ नो ट्रेंड एंड नो सीजनल पैटर्न, यानी कि कोई ट्रेंड नहीं है, कोई सीजनल पैटर्न नहीं है, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, तो ये मेथड वहाँ पे आसानी से यूज़ किया जाता है, एक्सपोनेंशियल मेथड। इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, FT इज इक्वल टू FT-1 प्लस अल्फा AT-1 माइनस FT-1। तो FT क्या है, न्यू फोरकास्ट यानी कि फ्यूचर फोरकास्ट, T-1 प्रीवियस पीरियड फोरकास्ट, FT-1 यानी कि पिछले महीने जो आपने फोरकास्ट किया होगा, AT-1 जो एक्चुअल डिमांड थी उस महीने, और अल्फा स्मूथिंग वेटिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये अल्फा जो है नॉर्मली 0 to 1 के बीच में होता है और हमेशा 0.1 to 0.4 के बीच में हम इसको अज्यूम करके कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। तो आप एक एग्जांपल देखें स्मूथिंग मेथड का। तो सपोज करें कि आपका सेल्स और फोरकास्ट सेल 2021 के लिए 50 लाख और 45 लाख था, यानी कि हमने फोरकास्ट किया कि हमारी सेल जो है वो 45 लाख हो सकती है और एक्चुअल में सेल जो हमारी थी वो 50 लाख थी। क्लियर, 2021 में। अब हमको जो है कैलकुलेट करना है 2022 के लिए क्या हो सकती है। तो हम मान के चलते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 0.4, यानी जो अल्फा की वैल्यू है, जो स्मूथिंग कांस्टेंट होता है, वेटिंग कांस्टेंट होता है, वो 0.4 हम मान के चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले में रखेंगे तो 45, यानी कि जो प्रीवियस हमारा फोरकास्टिंग सेल था प्लस 0.4 जो अल्फा है, 50 माइनस 45, 50 एक्चुअल सेल माइनस 45 फोरकास्टेड सेल। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 47 लाख, यानी कि ये जो है आपका फ्यूचर फोरकास्ट हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो है इतनी सेल्स आपकी जा सकती है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, यानी कि वेटेड मूविंग एवरेज मेथड का यूज़ करके आप किस तरीके से सेल्स फोरकास्टिंग या फिर डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि कैलकुलेट द 3 years वेटेड मूविंग एवरेज, जहां पे आपको वेट भी दिया रहेगा कि वेट है 1 to 1। इसी तरीके से कैलकुलेशन ऑफ 5 years वेटेज पूछ सकता है कि 5
5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज आप कैलकुलेट करिए, जहाँ पे आपको 5 वेट्स दिए रहेंगे। तो यहाँ पे 3 ईयर्स का पूछा है तो यहाँ पे आपको 3 वेट्स भी दिए रहेंगे, 1, 2 एंड 1। और उसके बाद फिर आपको जो है डेटा दिया रहेगा कि ईयर आपको दे दिया गया, इधर सेल्स दे दिया गया कि ईयर 1 में इतनी सेल्स थी, ईयर 2 में इतनी सेल्स थी, ईयर 3 में इतनी सेल्स थी। तो आपको जो है 3 ईयर्स वेटेड मूविंग एवरेज जो है कैलकुलेट करना है, ये जो डेटा दिया गया है उसके लिए। और वेट क्या है, 1 to 1, मतलब कि 3 साल का 3 वेट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल फॉर्म बनाना है। क्लियर। तो आपने जो है एक ऐसा टेबल बना दिया जहाँ पे आपने लेफ्ट साइड में ईयर लिख लिया, फिर सेल्स लिख लिया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल फाइंड आउट करना है। 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल, 5 ईयर होता तो 5 का फाइंड आउट करते, 3 ईयर है तो 3 ईयर का वेटेड मूविंग टोटल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वेट 1 to 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए 3 ईयर है, तो जो सेल्स वाला कॉलम है आप वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो 3 ईयर का वेटेड मूविंग टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो ईयर 1 का सेल है 2 में क्या करेंगे, पहला वेट इनटू कर देंगे, 2 into 1। उसके बाद फिर सेल्स जो दूसरे ईयर का सेल है 4, तो 4 में सेकेंड वेट को मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो थर्ड ईयर का सेल्स है 5 में थर्ड वेट को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद फिर तीनों को ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो किस इस तरीके से आप लिखेंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा 2, 4, 5 इनका वेट लिया है तो 4 के सामने डेटा पुट करेंगे। इसी तरीके से 4, 5, 7 का जो है डेटा जो है वेटेड मूविंग टोटल निकालेंगे तो 5 के सामने डेटा हम लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे 2, 4 और 5 ये 3 ईयर का हम जो है यहाँ पे वेटेड मूविंग टोटल निकाल रहे हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जो कि वेट दिया गया था। क्लियर। तो 2 into 1 प्लस 4 into 2 प्लस 5 into 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + 8 + 5 इक्वल टू 15 आ जाएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से आप जो है नेक्स्ट 3 ईयर का वेटेड मूविंग टोटल निकालेंगे। तो नेक्स्ट 3 ईयर कौन है, 4, 5, 7। 2, 4, 5 का हमने निकाल लिया, अब है 4, 5, 7। तो 4, 5, 7 में 4 को 1 से, 5 को 2 से और 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास डेटा आ जाएगा 4 + 10 + 7 इक्वल टू 21। क्लियर। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो आपका 3 ईयर का होगा दैट इज़ 5, 7 और 8, यानी कि थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का हम करेंगे। तो 5 into 1, 7 into 1 और 8 into 7 into 2 और 8 into 1, तो 5 + 14 + 8 यानी कि 27 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर 3 ईयर का जो है हम वेटेड मूविंग टोटल कैलकुलेट करेंगे दैट इज 7, 8 और 10 और उसकी वैल्यू हम 8 के सामने लिख देंगे। तो 7 into 1, 8 into 2 और 10 into 1 इसको ऐड कर लेंगे, 7 + 16 + 10 आएगा इक्वल टू 33 हो जाएगा। इस तरीके से 8, 10 और 13 नेक्स्ट 3 ईयर का जो है हम यहाँ पे वेटेड मूविंग टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो 8 into 1 + 10 into 2 + 13 into 1, तो ये 1 to 1 आपको पता है क्या है, ये वेट है जो कि क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 + 20 + 13 आएगा यानी कि टोटल 41। अब देखिए नेक्स्ट 3 ईयर आपके पास नहीं है, अब क्या बचा आपके पास, 8, 10, 13 ये हो गया। अब 10, 13 उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर का कोई आपका पास डेटा नहीं है, तो यहीं तक जो है आप स्टॉप हो जाएंगे, आगे 13 पे आप कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो आपके पास ये पूरा डेटा 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल आ गया है। अब जो है नेक्स्ट कॉलम एक आप जो है राइट साइड में और बनाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। अब जो है 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो वेट है 1 to 1 इसको प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है। क्लियर। तो 1 + 2 + 1 करेंगे तो कितना आ गया, वेट 4 आ गया। अब इसी 4 से जो आपने वेटेड मूविंग टोटल निकाला है उसको डिवाइड कर देना है और वही आपका आ जाएगा 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। तो पहला आपने वेटेड मूविंग टोटल क्या निकाला है, 15। तो 15 को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आ जाएगा 3.75 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। इसी तरीके से दूसरा है 21, तो 21 को 4 से डिवाइड कर देना है 5.25। 27 नेक्स्ट है, तो 27 को 4 से डिवाइड कर देना है 6.75। फिर इसी तरीके से 33 को 4 से डिवाइड करेंगे 8.25 और 41 को डिवाइड करेंगे 4 से 10.25। तो ये आपका जो है 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज आ गया। क्लियर। तो आपको जो है जब भी वेटेड मूविंग एवरेज मेथड का यूज़ करने के लिए बोला जाए तो 3 ईयर है कि 5 ईयर है, वहाँ पे आपको दिया रहेगा प्लस उतने ही वेट दिए रहेंगे। तो सबसे पहले आपको 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल निकालना है। तो आपको जो है शुरू के 3 ईयर्स लेने हैं और फिर वेट से मल्टीप्लाई कर देने हैं। अगर 3 ईयर मूविंग एवरेज पूछा है, फिर 3 ईयर का निकाल के नेक्स्ट 3 ईयर, फिर नेक्स्ट 3 ईयर, फिर नेक्स्ट 3 ईयर, इस तरीके से जब तक आपके पास 3 ईयर का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, या फिर 5 ईयर पूछा है तो 5 ईयर का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, तब तक आपको जो है वेटेड मूविंग टोटल निकालना है। उसके बाद जो वी वेट आपको दिया गया होगा उसको ऐड कर देना है, जो वेट का सम आएगा उससे जो भी आपने वेटेड मूविंग टोटल निकाला है उसको डिवाइड करेंगे। आपके पास 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज या फिर 5 ईयर वेटेड
मूविंग एवरेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट है सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक में, दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि शो करता है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप शो करता है। लीनियर का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यानी कि एक बढ़ रहा है तो सामने वाला भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, यानी कि एक में चेंज होने से सामने वाले में भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर वेरिएबल। बट ऑब्वियस बात है कि जब रिलेशनशिप दो वेरिएबल में होगा तो एक वेरिएबल का अगर हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम दूसरे वेरिएबल के बेसिस पे दूसरे वाले वेरिएबल का भी हम डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस में भी होता है। तो रिलेशनशिप पहले इस्टेब्लिश किया जाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, जैसे कि इनकम, प्राइस ऑफ गुड, ये सब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गए, और इस पे जो है डिमांड डिपेंड करती है तो वो डिपेंडेंट हो गया। हमें सेल्स फोरकास्ट करनी है तो हमारा सेल्स की सामने कस्टमर के इनकम पे डिपेंड करती है, कस्टमर प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करती है, तो उसके बेसिस पे हम जो है अपनी सेल्स की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और जब आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हो दो वेरिएबल के बीच में, दो से अधिक वेरिएबल के बीच में, उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन डेवलप किया जाता है जो कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। y क्या हो गया, इन y जो हो गया आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, किस पे, y x पे डिपेंड करता है। x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सपोज करो सेल्स कॉल कितना किया गया उस पे सेल्स जो है डिपेंड करती है, तो y क्या होगी सेल्स और x हो गया सेल्स कॉल, तो y इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स कॉल। ठीक है, वहीं पे b क्या है, b स्लोप ऑफ द लाइन होता है और a जो है इंटरसेप्ट होता है। ये दोनों कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूले से। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे आप मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन का यूज करके जो है फिर आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि जो हमारा सेल्स फोरकास्ट कर सकते हैं आपके। ठीक है, अब सपोज करें कि रिलेशन कैसे डेवलप करते हैं। सपोज करें कि इनकम और एजुकेशन ये इंडिकेटर हैं सेल के पीसी, पर्सनल कंप्यूटर के। तो जो सेल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वो इनकम और एजुकेशन डिपेंड करता है। तो सो इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द सेल्स गो अप विथ इंक्रीज इन इनकम एंड एजुकेशन, यानी कि अगर इनकम और एजुकेशन बढ़ रही है तो पर्सनल कंप्यूटर की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, उसकी सेल्स भी बढ़ेगी। तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया। अब हमें दूसरा क्या होता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को देखना होता है कि किस डिग्री से रिलेशनशिप है, यानी कि किस रेंज से बढ़ रहा है। आप सपोज करें कि जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी और सेल्स हमने रिलेशन निकाला कि हमने देखा कि 2021 में जीडीपी 2.6% से बढ़ी। हम सपोज कर रहे हैं कि जीडीपी 2.6% से ग्रो की, तो हमारा सेल भी जो है 5.2% से इंक्रीज किया। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, 5.2% जो हमारा सेल बढ़ा ऑन द इंक्रीज इन जीडीपी बाई 2.6%, तो यानी पे दुगना बढ़ा, यानी कि जीडीपी का ट्वाइस जो है हमारा सेल्स बढ़ा है। तो हम इस पे अज्यूम कर सकते हैं कि अगर जीडीपी नेक्स्ट ईयर 4% बढ़ने की उम्मीद है तो हमारा जो सेल है वो भी 8% बढ़ सकता है। क्यों, क्योंकि दुगना बढ़ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ करके आप जो है कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी देखनी पड़ती है कि कितना किस रेशियो में बढ़ रहा है रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस में दो टेक्निक होते हैं, एक होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और दूसरा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल फीचर को जो है प्रिडिक्ट किया जाता है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट होगा, दैट्स इट। वहीं पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे मोर देन वन फीचर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि सेल्स जो है वो इनकम और एजुकेशन यहाँ पे क्या हो गया मल्टीपल वेरिएबल हो गया। वहीं पे सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, तो ये क्या हो गया सिंगल। ठीक, तो सिंगल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हम जो है एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकाल के हम फोरकास्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंसेज हैं और सेल्स है। कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, 3 पे 150 सेल्स है, 9 कंज्यूमर प्रेफरेंस पे 600 है, 8 पे इसी तरीके से 450 है, 6 लास्ट में 7 पे देखेंगे तो 6 कंज्यूमर प्रेफरेंस पे 330 जो है सेल्स है। तो यहाँ पे सेल्स क्या हो गया, सेल्स कंज्यूमर प्रेफरेंस पे डिपेंडेंट है, तो सेल्स क्या हो गया y हो गया, सेल्स क्या हो गया डिपेंडेंट, उसको हम y से डिनोट करेंगे, और कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है x जो कि इंडिपेंडेंट है, हम उसको x से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर, तो रेगुलेशन का फॉर्मूला आपको पता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पे सेल्स क्या हो गया y जो कि डिपेंडेंट है और कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है x जो कि इंडिपेंडेंट है। क्लियर, तो अब यहाँ पे जो है आप बी देखेंगे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है बी, तो बी को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, समीशन एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाई समीशन एक्स आई का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये एक्स और वाई यहाँ पे क्या है स्मॉल में है, तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो समीशन एक्स आई वाई आई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज समीशन कैपिटल एक्स आई वाई आई माइनस एन
एक्स वाई क्या है, वो मीन है। क्लियर, वो आगे हम इसी डेटा से कैलकुलेट करेंगे जो आपको सामने टेबल दिख रहा है। और इसी तरीके से समीशन एक्स आई स्क्वायर को हम कैसे कैलकुलेट देते हैं, समीशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर का मतलब कि मीन का स्क्वायर। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो एक्स आई वाई आई और मीन जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास समीशन एक्स आई वाई आ जाएगा और समीशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम जो इससे बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमारे पास वाई ए की वैल्यू आ जाएगी और देन हम वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब सपोज करिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कंज्यूमर प्रेफरेंस 10 पे कितनी सेल होगी, यानी कि जब कंज्यूमर की प्रेफरेंस 10 होगी तो उस वक्त सेल्स कितनी हो सकती है, आपको ये कंप्यूट करना है, फोरकास्ट करना है। तो उसके लिए फिर हम जो है अब जो है अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है एक्स और सेल्स क्या है वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट एक्स आई और एक्स आई का स्क्वायर और एक्स आई वाई आई कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स आई का स्क्वायर कैसे होगा, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस एक्स आई है तो उसी को स्क्वायर कर देना, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 36। तो इस तरीके से आप जो है एक्स आई का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है। अब अगला जो है आपका दैट इज एक्स आई वाई आई, यानी कि कंज्यूमर प्रेफरेंस की जो वैल्यू है और सेल्स की जो वैल्यू है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स आई और वाई आई की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू 150 450, 9 इंटू 600 500 5400, 8 इंटू 450 3600, 5 इंटू 200 1000, 9 इंटू 550 4950, 2 इंटू 100 करेंगे 200 एंड 6 इंटू 330 दैट इज 1980। तो इस तरीके से जो है आप एक्स आई और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगला काम क्या है, आपका सबका समीशन करना है, यानी जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है 3985926 इसको ऐड कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए। वाई यानी जो सेल्स है उसको 150 600 450 200 550 100 330 इसको ऐड करके नीचे समीशन लिख दीजिए। इसी तरह से एक्स आई स्क्वायर का समीशन आपको कर देना और एक्स आई वाई का भी समीशन कर देना है। तो जब आप इनका समीशन निकालेंगे तो इस तरीके से एक्स आई इज इक्वल टू 42 हो जाएगा, वाई आई की वैल्यू 2380 हो जाएगी, एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू 300 और एक्स आई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 17580। ये जो है आपका समीशन आ जाएगा। अब अगला काम क्या है, आपको मीन निकालना है। मीन यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मीन कैसे निकलता है, समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, यानी एक्स की अगर मीन निकालें वहीं पर वाई का मीन कैसे निकलेगा, समीशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 7। तो मीन हमें निकालना है, तो मीन कैसे निकलेगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, यानी कि एक्स आई की वैल्यू क्या है 42, तो 42 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6। तो एक्स क्या आ गया, यानी मीन क्या आ गया 6। वो इसी तरीके से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो समीशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाई एन यानी कि 2380 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 340। तो अब हमारा अगला काम क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, बी की। तो v की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले समीशन एक्स आई वाई आई और समीशन एक्स आई का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला जो हमने देखा था इसमें वैल्यूज निकालने। तो सबसे पहले क्या है, समीशन एक्स आई और वाई आई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए समीशन एक्स आई वाई की वैल्यू क्या आई है 17580 माइनस क्या है n इंटू एक्स इंटू वाई, यानी n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 7, x क्या है यानी मीन, x का मीन कितना था 6 ऊपर ही हमने कैलकुलेट किया है, और y यानी मीन ऊपर ही हमने कैलकुलेट 340, हमने वैल्यूज पुट कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा समीशन एक्स आई वाई इज इक्वल टू 3300। क्लियर। इसी तरीके से आपको समीशन एक्स आई का स्क्वायर निकाल लेना। तो समीशन एक्स आई का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 7 इंटू 36, 36 का है x क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36 और 300 क्या है समीशन एक्स आई स्क्वायर जो कि आपने टेबल में कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से आपके पास समीशन एक्स आई का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। तो अब आपके पास समीशन एक्स आई वाई आई की वैल्यू आ गई और समीशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू होगी 48। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि समीशन एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाई समीशन एक्स आई स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज आपने समीशन एक्स आई वाई निकालना, फिर आपने समीशन एक्स आई स्क्वायर निकाला 48, तो बी की वैल्यू क्या है 3300 डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू 68.75। क्लियर। तो यहाँ पे आप तो डेटा आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जो है अगला काम आपको क्या है, y इज इक्वल टू ए बी एक्स आपको दिया गया है। क्लियर। हमारे पास क्या है इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए बी एक्स। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई, x हमारे पास मीन पता है, y मीन हमें पता है, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे a की वैल्यू। तो इसको इक्वेशन को एक्सचेंज करेंगे तो a इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स भी हम लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या है, मीन 340, b की वैल्यू 68.75 अभी जस्ट हमने कैलकुलेट की, और x क्या है मीन 6। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको क्या आ जाएगा -72.5।
क्लियर। तो ए की वैल्यू आ गई, तो अब हमारे पास ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई और एक्स की वैल्यू हो गई। अब हमें कैलकुलेट करना है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट करिए कि 10 रेटिंग पे कंज्यूमर प्रेफरेंस पे सेल्स क्या होगा, यानी कि जब कंज्यूमर की प्रेफरेंस 10 होगी तो सेल्स क्या होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्या हो गया 10, इंडिपेंडेंट है कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 10। अब हमें जो है वाई की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो वाई की वैल्यू के फॉर्मूला सीधा सीधा पुट करना है। ए का मतलब -72.5 ऊपर कैलकुलेट किया है, बी हमने 68.75 पहले कैलकुलेट किया और एक्स यहाँ पे हमको 10 मिल गया है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -72.5 प्लस 68.75 इंटू 10, यानी कि 615। तो जब कंज्यूमर की प्रेफरेंस 10 होगी तो फिर उसके बाद डिमांड क्या होगी, 615 यूनिट डिमांड होगी। तो इस तरीके से जो है आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है मॉडल, दैट इज इकोनोमेट्रिक मॉडल। इकोनोमेट्रिक मॉडल मैथमेटिकल मॉडल है जो कि एक टूल है जो कि रिवील करता है रिलेशनशिप अमॉन्ग इकोनॉमिक वेरिएबल्स टू फोरकास्ट फ्यूचर डेवलपमेंट। यानी कि जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जैसे इनकम या फिर आपका जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, इसके बेसिस पे हम जो है सेल्स फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करता है, रिवील करता है रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल एंड टू फोरकास्ट फ्यूचर डेवलपमेंट। वेरिएबल्स जैसे कि हाउस होल्ड इनकम, कंज्यूमर स्पेंडिंग, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉयमेंट या फिर कुछ और, एंड देन ट्राई टू फोरकास्ट हाउ चेंज इन सम वेरिएबल विल अफेक्ट द फ्यूचर कोर्स ऑफ अदर। यानी कि इन सब चीज़ों में चेंज होने पे कैसे हमारा सेल्स जो है वो चेंज हो सकता है। तो इसी को हम इकोनोमेट्रिक मॉडल कहते हैं। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बेसिस पे फ्यूचर को यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है। Then a sales budget. Sales budget is a financial plan which shows how the resources should be allocated to achieve forecasted sales. Sales budget क्या हो गया कि बजट तैयार करते हो कि जो भी हमने अचीव एस्टिमेटेड किया है कि हमारा इतना सेल्स हो सकता है, इतना सेल्स जाएगा आगे आने वाले मंथ में, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लान भी बनाते हैं कि इतना सेल्स अचीव करने के लिए हमें इतना पैसा कम से कम अपने पास रखना होगा। तो फाइनेंशियल प्लान विच शोज हाउ द रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड टू अचीव द फोरकास्टेड सेल्स। जो हमने सेल्स फोरकास्ट किया उसको अचीव करने के लिए क्या हमें फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। द मेन पर्पज ऑफ सेल्स बजट इज टू प्लान फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फोरकास्टेड सेल्स। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम अपने रिसोर्सेज का कर सके जिससे कि हम अपने फोरकास्टेड सेल्स को अचीव कर सके, तो सेल्स बजट कहलाता है और ये फाइनेंशियल होता है। फाइनेंस को हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है सेल्स कोटा। अब सेल्स कोटा क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि इज ए टारगेट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर सेट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। ये सेल्स कोटा क्या है, टारगेट होता है। किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके लिए सेट किया जाता है। जैसे कि हर मंथ जो है कम से कम सभी जो सेल्स पर्सन है, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको 1,00,000 यूनिट का टर्नओवर सेल्स जो है वो लेके आना होगा। तो दैट इज सेल्स कोटा। आपको फिक्स कर दिया था कि आपको इतना सेल्स करवाना है इस महीने, आपको उतना सेल्स करवाना है इस महीने, और किसी तीसरे पर्सन को इतना सेल करवाना है इस महीने। तो सेल्स कोटा आप डिवाइड कर देते हो, 1,00,000 यूनिट आप बेचोगे, 2,00,000 यूनिट आप बेचोगे, 3,00,000 यूनिट आप बेचोगे। तो उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उनकी सैलरी के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे आप जो उनको कोटा को फिक्स कर सकते हो। तो ये टारगेट होता है। सेल्स कोटा हो गया टारगेट टू बी अचीव्ड बाय द सेल्स पर्सन। सिंपल सा कहें तो सेल्स कोटा क्या हो गया कि ये टारगेट है जो कि अचीव करना होता है सेल्स पर्सन को सेल्स करके। The sales quota may be fixed in terms of value or in terms of physical unit of sales. The period for which sales quota is fixed varies from one फर्म टू अनदर। तो देखिए जो सेल्स कोटा है उसको आप पैसे के टर्म में भी फिक्स कर सकते हो या फिर यूनिट्स के टर्म में, यानी आपने 1,00,000 यूनिट बेचा, 1,00,000 प्रोडक्ट बेचा तो यूनिट टर्म में हो गया। 1,00,000 रुपए का आप टर्नओवर लेके आए तो दैट इज रुपीस के केस में हो गया, ठीक है। और ये जो पीरियड है कि एक महीने में आपको 1,00,000 लाना है या फिर 1-2 महीने में लाना है, ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी कहती है कि आपको एक महीने में ही आपको 1,00,000 का टर्नओवर लेके आना है, वहीं पे कोई कंपनी कहती है कि आप 1 साल 6 महीने में जो है 1,00,000 यूनिट बेचिए। तो वो टाइम जो पीरियड है वो डिपेंड करता है, डिफर करता है अलग कंपनी टू कंपनी पॉलिसीज पे। लेकिन जो कोटा होता है वो आप रुपीज़ के टर्म्स में या फिर यूनिट के टर्म्स में जो है आप उसको फिक्स कर सकते हैं। और ये क्या होता है, टारगेट होता है जो कि अचीव करना होता है सेल्स पर्सन को। ए सेल्स कोटा इज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द अचीवमेंट ऑफ सेल्समैन इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्स कोटा नॉर्मली क्या शो करता है, ये एक स्टैंडर्ड भी बनता है जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं कि सेल्समैन कितना एक्टिव है, कितना जो है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको आप मेजर कर सकते हैं, उसकी अचीवमेंट को मेजर कर सकते हैं। भाई आपने कंपनी ने कहा कि आपको 1,00,000 यूनिट एक महीने में बेचना है और आपने उसको अचीव कर लिया, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो सेल्स कोटा एक टारगेट होता है जो कि सेल्समैन को अचीव करना होता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी कंपनी देती है। नेक्स्ट टर्म है ए सेल्स टेरिटरी। टेरिटरी क्या होता है, अब देखिए टेरिटरी क्या हो गया कि एक एरिया तो इज द कस्टमर ग्रुप ऑफ और जियोग्राफिकल एरिया फॉर विच एन इंडिविजुअल सेल्स पर्सन और सेल्स टीम होल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेल्स टेरिटरी यानी कि जो सेल्स पर्सन है उसके अंडर में कितना एरिया आता है। अब सपोज करिए कि लखनऊ है, कानपुर है, बनारस है, तो कोई सेल्स पर्सन है तो उसको सिर्फ लखनऊ में बेचना है, तो उस सेल्स पर्सन का क्या हो गया, जो टेरिटरी है, सेल टेरिटरी क्या हो जाएगा उसका, लखनऊ। इसी तरीके से कोई तीसरा पर्सन है उसको कानपुर एरिया दे देगा कि आपको कानपुर से सेल्स लेके आने हैं, तो वो क्या हो गया उसका सेल टेरिटरी कानपुर। तो ये सेल्स टेरिटरी होता है। कस्टमर ग्रुप यानी कि कहाँ के कस्टमर, तो कानपुर के कस्टमर को आपको डील करना है, लखनऊ के कस्टमर को आपको डील करना है, यानी कि लखनऊ का रीजन आपको डील करना है, कानपुर का रीजन आपको डील करना है, तो ये सेल्स टेरिटरी कहलाता है। तो किस एरिया से आपको जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस एरिया में है, किस एरिया में आपको सेल्स करना है, तो दैट इज सेल्स टेरिटरी। अब हम बात कर ले कि मोटिवेशन क्या होता है। देखिए, मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इन एन इंडिविजुअल। मोटिवेशन यानी कि जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए जब हम मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर जो एक्शंस आते हैं, बिहेवियर शो करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वही चीज़ क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। अब गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो सेल्स फोर्स में अब क्या है कि सेल्स टारगेट दे दिया जाता है। अब सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करना होगा। अब आप एम्प्लॉय को जो है टाइम पे सैलरी दोगे नहीं और बोलोगे कि आप 1 लाख का टर्नओवर लेके आओ, तो क्या लेके आएगा, नहीं लेके आएगा, क्योंकि आप उसको टाइमली सैलरी नहीं दे रहे हो, उसको कमीशन सही से नहीं दे रहे हो, या फिर आप उसको जो फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं दे रहे हो। तो आपको जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट करके रखना होता है, तभी वो आपके सेल्स फोर्स को, सेल्स टारगेट को जो है अचीव करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस, जॉब परफॉर्मेंस अच्छी देंगे। तो मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको थ्योरीज भी पढ़ी हुई, हम यहाँ पे खाली थ्योरीज के नाम देख रहे होंगे, लेकिन आपको डिटेल में आपको देखना होगा। इट हेल्प्स टू इनिशिएट डिजायर्ड बिहेवियर इन एन इंडिविजुअल एंड डायरेक्ट इट टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो जो मोटिवेशन प्रोसेस होता है वो क्या हेल्प करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करता है, और डायरेक्ट मतलब कि बिहेवियर को जनरेट करता है, डिजायर्ड बिहेवियर को इनिशिएट करता है किसके अंदर, सेल्स फोर्स के अंदर, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को यानी कि सेल्स को अचीव कर सके। एफर्ट बाय सेल्स पीपल्स टू अचीव सेल्स ऑब्जेक्टिव, वही क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। कि मोटिवेशन जो ज्यादा एफर्ट लगाता है यानी हाईली मोटिवेटेड है, जो कम एफर्ट लगा रहा है, एफर्ट लगा ही नहीं रहा हो तो यानी कि डिमोटिवेटेड, उसको आपको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है। अब मोटिवेशन दो तरीके से हो सकता है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड देके हो सकता है, फिर नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो सकता है, देखिए आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिवॉर्ड जैसे कि बेसिक कंपनसेशन प्लान जो है आपका, वो आप दे रहे हो सही से, सैलरी जो है आप सही से दे रहे हो, कमीशन आप उसको टाइमली दे रहे हो, अच्छा कमीशन दे रहे हो, बोनस पेमेंट भी आप उसको दे रहे हो, सेल्स कॉन्टेस्ट आप करवा रहे हो जिसको अचीव कर, सेल्स कॉन्टेस्ट यानी कि जो इस महीने, एक महीने, अगले महीने जो है 2 लाख का सेल करेगा उसको फॉरेन टूर मिलेगा। तो ये सेल्स कॉन्टेस्ट, जो ज्यादा सेल लेगा उसको आपको फॉरेन टूर आप करवा रहे हो, तो फाइनेंशियल रिवार्ड हो गया। मर्चेंडाइज एंड ट्रैवल, आपको जो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे हो गुड्स के रूप में, या फिर कहीं पे ट्रैवल करने के लिए उसको भेज दिए, तो ये फाइनेंशियल रिवार्ड है जिसको आप जो है सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय को दे सकते हैं, और एम्प्लॉय इससे मोटिवेट होता है। इसी तरीके से थॉरो साइबर स्पेस इंसेंटिव्स भी है। तो ये अलग अलग फाइनेंशियल रिवॉर्ड हैं। वहीं पे नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड में क्या हो सकता है कि रिकॉग्निशन अवार्ड, यानी कि आपने सेल्स को अच्छे से परफॉर्म किया, अचीव किया, तो आपको जो है सर्टिफिकेट दे दिया, ट्रॉफी दे दिया। तो ये नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड हो गए। रिकॉग्निशन अवार्ड, रिकॉग्नाइज किया जाता है आपको सभी के बीच में कि भाई आज के ये एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हैं। प्रमोशन, आपको प्रमोट कर दिया जाए। आप प्रेज एंड इंकरेजमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, आपको जो मैनेजमेंट है, हाई लेवल मैनेजमेंट है, वो आपको जो है प्रेज करता है, आपको जो है इंकरेज करता है कि वेरी गुड, शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया कंपनी के लिए। जॉब एनरिचमेंट, आपके जॉब में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं जाके, जैसे कि आपकी जॉब एनरिचमेंट होती है। सेल्स मीटिंग एंड कन्वेंशंस करवाए जाते हैं जहाँ पे आप लोगों से मिला जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है। ये नॉन फाइनेंशियल, यहाँ पे पैसे नहीं दिए जा रहे लेकिन आपको इनडायरेक्टली मोटिवेट किया जा रहा है, तो ये नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स कहलाते हैं। अब वहीं पे कुछ थ्योरीज हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में देना होगा। देयर इज मेनली 4 वेज टू मोटिवेट सेल्स पीपल। देखिए यहाँ पे 4 तरीके बताए गए कि जिससे आप मोटिवेट कर सकते हो। पहला है नीड हायरार्की थ्योरी, दूसरा है हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, तीसरा है अर्ज थ्योरी, ईआरजी, और चौथा है गोल सेटिंग थ्योरी। तो ये 4 थ्योरी हैं, ये आपको देखना होगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपने इसको पढ़ा भी होगा, हम यहाँ पे डिटेल इसको नहीं देखेंगे। तो नीड हायरार्की थ्योरी नॉर्मली क्या होता है कि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि सभी इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, सेफ्टी नीड्स होती हैं, लव एंड बिलोंगनेस की नीड होती है, और फिर सेल्फ एस्टीम की नीड होती है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। तो इसको अचीव करने के लिए जो भी ह्यूमन बींग्स है वो क्या करता है कि मेहनत करता रहता है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो है मोटिवेट करना है। इसी तरह से हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी है, यानी कि कुछ चीज़ें होती है जो मोटिवेटर्स का काम करते हैं, कुछ चीज़ें जो होती है जो फैक्टर्स होती है जो हाइजीन फैक्टर्स होती हैं, जो कि एम्प्लॉय के पास होना जरूरी है, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, द वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ। ये क्या है, ये सारी चीज़ें अगर कंपनी में है तो ये मोटिवेट करती है ह्यूमन बींग्स को, सेल्स पर्सन को। वहीं पे कंपनीज पॉलिसीज कैसी है, सुपरविजन कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है, वर्क कंडीशन कैसी है, रेमुनरेशन कैसी है, तो ये हाइजीन फैक्टर है जो कि मोटिवेट करने में भी हेल्प करती है, सेल्स को इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है। ईआरजी थ्योरी यानी कि एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से नीड हायरार्की थ्योरी
कि एग्जिस्टेंस रिलेटेड एंड ग्रोथ, ये भी क्या है, मोटिवेशन थ्योरी है। वहीं पे जो लास्ट है गोल सेटिंग थ्योरी, गोल सेटिंग यानी कि आप गोल को सेट करते हो और उसको अचीव करने के लिए उसको मोटिवेट कर रहे हो। क्लैरिटी होना चाहिए जो गोल है, वो चैलेंजिंग गोल होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए एम्प्लॉय की तरफ से, फीडबैक भी आप उसमें ले रहे हो। टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, जो टास्क है वो कैसा है, इजी तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो गोल सेटिंग थ्योरी थी, आपको जो है डिटेल आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से वहाँ से पढ़ लेना होगा। सेल्स रिपोर्टिंग, देखिए रिपोर्ट क्या होता है आप सभी को पता होगा। रिपोर्ट क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पे आप क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डेटा जो है किसी एक्टिविटी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उसको लिखते हैं, क्लियर, प्रेजेंट करते हैं। तो सेल्स रिपोर्ट क्या हो गया, ऐसा रिपोर्ट जहां पे सेल्स से रिलेटेड जो है आप जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो सेल्स एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उससे रिलेटेड डेटा जो है आप उसमें लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज सेल्स रिपोर्ट कहलाता है। सेल्स रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट समराइजेज अ बिजनेस सेल्स एक्टिविटीज, यानी कि जो भी एक्टिविटीज सेल्स से रिलेटेड परफॉर्म की गई, चाहे वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो चाहे क्वालिटेटिव फॉर्म में हो, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स रिपोर्ट कहते हैं। और सेल्स रिपोर्टिंग क्या हो गया, रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एक्टिविटीज ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो भी आप सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म किए हैं उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होता है उसको सही तरीके से रखना और उसको जो है मॉनिटर करना, उसको एनालिसिस करना ही सेल्स रिपोर्टिंग कहलाता है। तो सेल्स एक्टिविटीज में क्या होता है कि जो सेल्स पीपल होते हैं वो अपने सभी रिकॉर्ड्स, यानी कि उन्होंने कितने सेल्स कॉल की, उन्होंने कितने सेल्स लीड मिली, उनको कितना सेल हुआ है, ये सारे रिकॉर्ड्स जो है मंथली बेसिस पे, यहाँ तक कि वीकली बेसिस पे जो है वो अपने एरिया सेल्स मैनेजर को जो है डेली रिपोर्ट भेजते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, सेल्स रिपोर्टिंग कहते हैं, क्लियर। तो इट इंक्लूड्स 3 मेजर एक्टिविटीज, सेल्स ऑपरेशन, सेल्स स्ट्रेटजी एंड सेल्स एनालिसिस, यानी कि सेल्स में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म की गई, सेल्स की क्या स्ट्रेटजी है आगे आने वाले दिनों के लिए, और सेल्स एनालिसिस यानी कि प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा है और प्रेजेंटली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसकी एनालिसिस जो है, इन तीनों से रिलेटेड जो है वहाँ पे रिपोर्ट में चीज़ें जो है डिस्क्राइब की जाती हैं। द सेल्स रिपोर्ट ऑल्सो इंक्लूड डेटा रिलेटेड टू सेल्स वॉल्यूम, रेवेन्यू जनरेटेड एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि कितना सेल्स हुआ है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है किसी पर्टिकुलर मंथ में, किसी पर्टिकुलर वीक में, और कस्टमर को एक्वायर करने की क्या कॉस्ट आई है, उन सबसे रिलेटेड डेटा जो है वो सेल्स रिपोर्ट में बताया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप जो है सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे मंथली और क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट। यहाँ पे क्या है कि जो सेल्स रिपोर्ट होता है कि एक किसी मंथ में या फिर किसी एक क्वार्टर में कितना जो है यूनिट सेल हुआ है, कितना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आया, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इन सबसे रिलेटेड डेटा वहाँ पे बताया जाता है। डेली सेल्स कॉल रिपोर्ट, यानी कि कितना जो है डेली बेसिस पे जो है सेल्स कॉल किए गए हैं। कन्वर्जन रेट कितना है, यानी कि सपोज करिए कि 100 कॉल किए गए हैं तो 100 में से कितने कन्वर्ट हुए हैं, कितने कस्टमर हो गए या फिर कितने लोगों ने परचेज किया। रेवेन्यू रिपोर्ट, कितने जो है रेवेन्यू जनरेट हुई है, कितना सेल हुआ है उससे कितना हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है। एक्सपेंस कितना आया है सेल्स एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, कस्टमर को एक्वायर करने में। एक्सपायरी गुड्स और ब्रेकेज रिटर्न रिपोर्ट के होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी गुड्स एक्सपायर हो गई होती हैं या फिर जो टूट फूट गई होती हैं उनका रिपोर्ट की कितनी गुड्स ब्रेक हो गई हैं या फिर कितनी एक्सपायर हो गई हैं, उनको रिटर्न कर दिया गया है। कंप्लेंट रिपोर्ट, जो भी कंप्लेंट कस्टमर की तरफ से आती है उसकी रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है कि क्या क्या टाइप के कंप्लेन है, किस किस प्रोडक्ट को लेकर कंप्लेन है। मंथली सेल्स प्लान रिपोर्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है कि मंथली सेल्स यानी कि टारगेट रिपोर्ट होता है कि कितना आपने टारगेट बनाया था और कितना आपने जो है अचीव कर लिया है। तो मंथली सेल्स प्लान रिपोर्ट, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे एक फॉर्मेट देख सकते हैं, ये क्या है, मंथली सेल्स रिपोर्ट का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पहले क्या हुआ कि आपने पहले डिसाइड कर लिया कि सेल्स प्लान यानी कि $700 का जो है आप अगले महीने में सेल्स टारगेट अचीव करना चाहते हो, क्लियर। तो वहाँ पे जो है आपने पर डे के अकॉर्डिंग कि किस दिन कितना सेल हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है आपने यहाँ पे रिपोर्ट तैयार कर ली एक्सेल शीट में। उसके बाद आपने टोटल किया तो 661 जो है आपने सेल जो है जनरेट किया उस पर्टिकुलर मंथ में। तो आपने जो है नियरली आप देखा जाए तो यहाँ पे 94.4% आपने जो है सेल्स टारगेट अचीव कर लिया है, क्लियर। तो इस तरीके से जो है आप क्या करते हैं, सेल्स रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये क्या है, ये मंथली सेल्स रिपोर्ट है, यानी कि पर डे कितना सेल हुआ है और कितना टारगेट का कितना परसेंट जो है वहाँ आप अचीव कर लिए हैं। तो दैट इज सेल्स रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी। तो नाम से क्लियर है कि देखिए प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि इनपुट बाय आउटपुट, कितना आपने इनपुट लगा कितना आउटपुट मिला है उसका रेशियो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि सेल्स फोर्स ने कितना इनपुट दिया और उन्होंने कितना जो है आउटपुट निकाला है। तो रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन अ सेल्स पर्सन एफिशिएंसी यानी इनपुट एंड देयर इफेक्टिवनेस यानी कि आउटपुट, यानी कि सेल्स फोर्स जो है कितना एफर्ट लगा रहा है और उससे कितना सेल्स जनरेट हो रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो दैट इज सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी। तो टोटल सेल्स रेवेन्यू बाय द टोटल नंबर ऑफ सेल्स एजेंट, यानी कि जब आप टोटल सेल्स रेवेन्यू को टोटल नंबर ऑफ सेल्स एजेंट से डिवाइड कर दोगे तो वहां पे उनकी सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी आ जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर्स होते हैं जिससे कि आप सेल्स फोर्स की प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, जैसे सेलिंग मैन आवर्स डिवाइडेड बाय रुपीज ऑफ सेल्स, यानी कि कितने सेलिंग मैन ने कितने आवर्स लगाए हैं प्लस कितना रुपये का सेल हुआ है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड डिवाइडेड बाय मैन वीक्स, यानी कि किस
किसी आदमी ने कितने हफ्ते में कितने दिन काम किया, एक हफ्ते में जो भी काम किया उसके बदले उन्होंने कितना यूनिट सोल्ड किया है। इससे जो है सेल्स फोर्स की प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जा सकता है। टेरिटरी प्रोडक्टिविटी यानी कि किसी पर्टिकुलर टेरिटरी से कितना सेल्स जनरेट हुआ है उससे आप जो है मेजर कर सकते हैं। पर पर्सन पर मंथ प्रोडक्टिविटी, एक पर्सन एक मंथ में कितना प्रोडक्टिविटी, कितना सेल्स जनरेट कर रहा है और कितना उस पर खर्च हो रहा है, कितना सेल्स जनरेट कर रहा है। सेल्स टू मार्केटिंग एक्सपेंस रेशियो यानी कि मार्केटिंग में कितना एक्सपेंस किया जा रहा है और कितना सेल्स हो रहा है उसके रेशियो से आप प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। कन्वर्जन रेट यानी कि कितना कन्वर्जन है, कि कितने एक सेल्स पर्सन है वो कितना जो है सेल्स कॉल कर रहा है, उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने लोग परचेज कर रहे हैं, कितने लोग जो है आपके गुड्स को परचेज कर रहे हैं, कितने लोग एज अ कस्टमर को कन्वर्ट हो जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स फोर्स अप्रेजल। देखिए सेल्स फोर्स अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब होता है असेस करना, किसी चीज को या फिर किसी को असेस करना, उसको इवेल्युएट करना। तो दैट इज सेल्स फोर्स अप्रेजल क्या हो जाएगा, डिटरमाइन ऑब्जेक्टली द रियल वर्थ ऑफ द सेल्समैन सो एज टू टेक डेफिनेट डिसीजंस रिगार्डिंग हिज प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ट्रांसफर और इवन डिमोशन और डिस्चार्ज। तो सेल्स फोर्स अप्रेजल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे आप जो है रियल वर्थ को जो है एनालाइज करते हो, उसको एसेस करते हो किसी भी सेल्समैन का, कि आप उस पर कितना खर्चा कर रहे हो और वो कितना सेल्स लेके जनरेट कर रहा है, कितना सेल्स लेके आ रहा है। अगर सही परफॉर्मेंस है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको प्रमोट कर सकते हो, उसको इंक्रीमेंट दे सकते हो या फिर उसका ट्रांसफर कर सकते हो। अगर परफॉर्मेंस पुअर है तो आप उसको डिमोट कर सकते हो या फिर उसको जॉब से निकाल सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो। तो सेल्स फोर्स अप्रेजल यानी कि सेल्स फोर्स को एसेस करना, उसकी परफॉर्मेंस को एसेस करना। तो बात कर लें कि सेल्स फोर्स अप्रेजल का प्रोसेस क्या है। तो देखिए सबसे पहले चीज आपको एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है सेट करना पड़ेगा, चाहे वो सेल्स कोटा के बेस पे, कॉल्स पर डे के हिसाब से, ऑर्डर कॉल रेशियो के अकॉर्डिंग, एवरेज कॉस्ट पर कॉल के अकॉर्डिंग या फिर सेलिंग एक्सपेंस रेशियो। अब सपोज आपने जो है सेल्स कोटा के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि पर मंथ जो है 100 यूनिट सेल करना है किसी भी सेल्स पर्सन को। अब उस 100 यूनिट के अकॉर्डिंग जो है उसकी परफॉर्मेंस को आप मेजर करोगे। अगला काम क्या होगा, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस, यानी कि पर मंथ हर एम्प्लॉय ने कैसी परफॉर्मेंस दी है उसको एक रिकॉर्ड तैयार करोगे। सेल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आएगा, जो सेल्स पर्सन आपको रिपोर्ट देगा उसमें उसकी परफॉर्मेंस लिखा होगा कि उसने उस पर्टिकुलर मंथ में कितना यूनिट सेल किया है। अब सपोज करिए किसी मार्च महीने में उसने जो है 80 यूनिट सेल किया है और जो आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया था वो 100 यूनिट था, तो यानी कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कम है। आप क्या करोगे, मेकिंग कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो आपने स्टैंडर्ड क्या बनाया था कि पर मंथ सभी इंप्लॉय को एटलीस्ट 100 यूनिट सेल करना चाहिए, लेकिन कुछ इंप्लॉय 110 यूनिट सेल कर दे रहे हैं, कुछ इंप्लॉय 100 यूनिट सेल कर रहे हैं, कुछ इंप्लॉय 80 यूनिट सेल कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग जो है आप क्या करते हो, रेमेडियल एक्शंस लेते हो। यानी कि आप या तो उनको प्रमोट करोगे या फिर उनको जो है आप फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे या फिर उनको निकाल दोगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट रेमेडियल एक्शंस लिए जाते हैं। तो ये जो है सेल्स फोर्स अप्रेजल करने का तरीका है। सबसे पहले आप क्या करोगे, मेजरमेंट करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, चाहे वो सेल्स कोटा के अकॉर्डिंग, चाहे कॉल्स के अकॉर्डिंग, चाहे एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग या सेलिंग एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग। आप जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दोगे, उसके बाद हर इंप्लॉय का उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। उस मेजर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपने सेट की उसको कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद जो भी फ्लक्चुएशंस होती हैं अगर कम है यानी कि परफॉर्मेंस पुअर है, तो आपको जो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होगा कि या तो उसको ट्रेनिंग दोगे या तो डेवलपमेंट कराओगे या फिर उसको प्रमोशन करो, रिमूवल कर दोगे या डिस्चार्ज कर दोगे, या फिर अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको प्रमोट करोगे, इंसेंटिव दोगे या फिर कोई फर्दर उसको जो है मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स उसको आप दे सकते हैं। तो ये जो है सेल्स फॉर अप्रेजल कहलाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।